Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. मेरा नाम है CS सिमरनदीप सिंह और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक कॉस्टिंग के बहुत जरूरी चैप्टर जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पर हम इस चैप्टर के अंदर समझने की ये कोशिश करेंगे कि फॉर्मूलाज को डिराइव कैसे करा जाए या फिर फॉर्मूला के पीछे बेसिस क्या है। अक्सर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और हम इसको डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं पर हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला बना क्यों, मतलब इस थ्योरी के पीछे मेन रीजन क्या रहा होगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम लोग पूरी बात को समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर रेगुलर अपडेट्स। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट और अगर मैं बोलूं तो हम लोग बेसिक लैंग्वेज में या बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसको लेबर कॉस्ट के नाम से भी बुला देते हैं। और भाई आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कभी मैं भी स्टूडेंट था, तो हम लोग इसको जनरली क्या बोलते हैं, लेबर। भाई लेबर पढ़ लिया, लेबर आ गया, लेबर का फॉर्मूला याद हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक टाइम पर ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, काफी फॉर्मूलाज होते थे, हालांकि कई जगह पर फॉर्मूलाज को श्रिंक करा गया है। मैं इस वीडियो में आईसीए के मॉड्यूल को बेस ले रहा हूं। अगर आप सीए के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बाकी भी और भी कोई स्टूडेंट है तो उसके बावजूद आपको चैप्टर का पूरा बेसिक समझ आ जाएगा, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके अलावा भी आप कोई और टॉपिक इसमें समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके बारे में दूसरा वीडियो आपके लिए जरूर दे दूंगा। तो अभी मैं आईसीए मॉड्यूल को यहाँ पे बेस लेकर चल रहा हूँ। क्या क्या पढ़ाया गया मुझे इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले तो मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट। सबसे पहली बात, लेबर कॉस्ट है क्या और आखिर हम लेबर कॉस्ट को पढ़ते क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, अटेंडेंस और पेरोल प्रोसीजर क्या होता है। अब देखो ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के साथ साथ आप सीए कर रहे हो, सीएस या सीए में कुछ भी कर रहे हो, आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरोगे अपनी पढ़ाई के बाद तो उस टाइम पर भी आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग पहली बात तो लेबर कॉस्ट को देखते क्यों हैं और दूसरी बात इस लेबर कॉस्ट के अंदर अटेंडेंस या पेरोल प्रोसीजर कैसे काम करते हैं, सैलरीज कैसे बनती हैं, कैसे अटेंडेंस ली जाती है। इसके अलावा आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम कॉस्ट क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। देन एम्प्लॉय के लेबर टर्नओवर, उसकी मीनिंग, रीजन, मेथड, मेजरमेंट, कॉस्ट इंपैक्ट। इसके अलावा डिस्कस करेंगे अलग अलग मेथड रेम्यूनरेशन के, इंसेंटिव स्कीम के और कैलकुलेशन ऑफ वेजेस बोनस के। और इसके अलावा बात करेंगे एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर की, एफिशिएंसी कैसे बनती है और ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर ना मैं एक इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ कि बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग को इतनी बातें करनी है। तो बात शुरू करते हैं हम लोग हमारी सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है कि क्या है लेबर कॉस्टिंग या क्या है एम्प्लॉय कॉस्टिंग। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता हूं और मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं दोनों में से कोई भी एक काम करूं, तो यहां पर ह्यूमन एक्सर्शन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग का रोल होना तो बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलता हूँ ह्यूमन रिसोर्स तो यहाँ पर, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो हम लोग को वो टाई वाले या सूट वाले लोग नजर आते हैं, टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, पराठादार इंग्लिश बोल रहे हैं, हम लोग को ऐसे लोग ही समझ आते हैं, पर ऐसा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर सब कुछ लिया गया है, मतलब कि इसके अंदर वर्कर, एम्प्लॉय, लेबर, स्टाफ सबको लिया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हम लोग मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन में गेट पे खड़े हुए गेट कीपर, लेबर, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, सीईओ है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हम ये मानते हैं कि सबको मिलकर काम करना होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम पूरा कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पर जब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ओवरऑल सारे एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट निकाली गई वो लेबर की कॉस्ट निकाली जाती है, तभी हम लोग उसको लेबर कॉस्टिंग बुला देते हैं। खैर, ये जो ह्यूमन रिसोर्स की बात है ये तो बात हो गई एक मैनेजमेंट टॉपिक की, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि कोई भी नॉमिनी कल्चर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन कितनी ऊपर काम कर रहा है, कौन कितनी नीचे काम कर रहा है, सबको कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ता है। कॉम्पनसेशन वैसे तो प्रैक्टिकली कैश में ही होता है, बट हाँ काइंड में भी हो सकता है, मतलब कई तरह की फैसिलिटी भी दी जाती है। जैसे आप इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर पढ़ते हो, आपको पता है उसके अंदर कि हम लोग अपने प्लस को घर, गाड़ी, घोड़ा, गधा सब कुछ दे सकते हैं और सब कुछ एक काइंड माना जाता है। तो ये सब चीजें जब इन काइंड मानी जाती हैं तो वो सब चीजों को हम लोग भी एक लेबर कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कैश में सैलरी देते हो या कुछ काइंड में दे देते हो तो वो भी आपके सैलरी का ही पार्ट होगा।
देन कॉस्ट ऑफ पेइंग वेजेस टू वर्कर, पॉपुलरली हम लोग उसको लेबर कॉस्ट बुलाते हैं, और ये रिलेट करता है लेबर एक्सर्शन से। मतलब लेबर कितनी मेहनत कर रहा है इस काम के ऊपर, पुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट या प्रोविजन ऑफ सर्विस। हेंस एम्प्लॉय कॉस्ट को इंटरचेंजेबली हम लोग क्या बुलाते हैं, लेबर कॉस्ट बुलाते हैं। नटशेल में बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट एक बहुत वाइडर टर्म है, जिसके अंदर वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव एक्सेट्रा जो एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं सबके सब कवर होंगे, और ये चार्ज होगा टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बुलाते हैं लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट के अंदर हर चीज इंक्लूड होने वाली है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, देनी किसको है, एम्प्लॉय को देनी है, ह्यूमन रिसोर्स को देनी है, और इसको हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग से लेबर कॉस्ट का एक सेक्शन अलग बनाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी मटेरियल के बारे में, अब अगर आपने मटेरियल का वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। इससे पुराने एक वीडियो जिसमें मैंने मटेरियल के बारे में बात करी है, तो जैसे मटेरियल का एक अलग कंपोनेंट है कॉस्ट का, ऐसे लेबर का एक अलग कंपोनेंट है। बाकी कॉस्ट की अगर हम किनारे करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट के अंदर पिछली वीडियो के अंदर, तो हमने उसमें बात करी थी कि मटेरियल कॉस्ट को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बट लेबर कॉस्ट में ना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लेबर कॉस्ट में ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व हो जाता है। आपको एक इंसान से डील करना है अपने जैसे, एक मशीन से आप डील नहीं करो, आप एक ह्यूमन बीइंग से डील करो। अब ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अब एरिया टू एरिया डिपेंड करने का मतलब क्या हो गया, कई देशों में पैसे ज्यादा दो तो लोग काम ज्यादा करते हैं, कई देशों में छुट्टी ज्यादा दो तो लोग काम ज्यादा करते हैं, कई देशों में फैसिलिटी ज्यादा दो तो लोग काम ज्यादा करते हैं। मतलब ह्यूमन माइंडसेट हर जगह अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पैसा देकर काम हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट में डील करते टाइम ना बहुत चीजों को समझना पड़ता है। हम लोग को अलग अलग इंडस्ट्री को भी देखना पड़ता है। हर इंडस्ट्री में सेम चीजों से काम नहीं हो सकता, हर इंडस्ट्री में काम करने का तरीका अलग अलग है। जो एक पर्सन होटल इंडस्ट्री में काम करे और एक पर्सन एल्यूमिनियम बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, तो एल्यूमिनियम और होटल वालों की इंडस्ट्रीज बिल्कुल अलग है, और जब बिल्कुल अलग है तो उनपे कॉमन थ्योरीज नहीं लग सकती है। खैर, थ्योरी लगाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कॉस्ट निकालना, तो खाली कॉस्ट पे फोकस करेंगे। वेजेस को जब हम डिटरमिन करते हैं तो हम लोग उसमें क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों फैक्टर्स को उठा रहे हैं। यहाँ दोनों फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि हम ये देखते हैं कि कितना वो काम कर रहे हैं और क्या स्किल रिक्वायर्ड है। किसी के स्किल ज्यादा चाहिए तो क्वालिटी वर्क में आएगा, इंप्लाइड कॉम्पोजिशन ज्यादा। कम स्किल्स वाली जॉब में कॉम्पोजिशन कम होती है। जैसे कि कभी कोई घर बनता हुआ देखिए, वहां पर एक तरफ एक मिस्त्री काम करेगा, उसके नीचे एक मजदूर काम करेगा। मजदूर को टेक्निकल बातें नहीं पता होती। अगर मैं बोलूँ गड्ढा खोदना है और मैं किसी मजदूर को बुला दूं, तो हो सकता है गड्ढा खोदते खोदते वो उसके अंदर ही गिर जाए। बट मिस्त्री को पता होता है कि गड्ढा किस तरीके से खोदना है, कितने डायमीटर का खोदना है, कितनी गहराई होनी चाहिए, ये बातें मिस्त्री को पता होती है। कभी प्रैक्टिकली आपने कभी देखा अपने सामने, तो मिस्त्री हमेशा अपने सामने ऐसा करें, लंबा सा लट्टू रखते हैं, वो ये चेक कर रहा होता है कि दीवार टेढ़ी तो नहीं बन रही है। भाई मजदूर को तो पता है कि दीवार बनानी, पर मिस्त्री को पता है कि दीवार टेढ़ी ना बने, मजबूत बने। तो ये क्वालिटी वर्क होता है। इसीलिए जो मिस्त्री होता है उसकी दिहाड़ी ज्यादा होती है, काम वो भी उतना ही कर रहा है। मजदूर ज्यादा मेहनत का काम कर रहा है पर उसकी दिहाड़ी कम होती है। ये होता है क्वालिटी और क्वांटिटी का वर्क। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि आपकी क्वालिटी क्या है काम की और आपकी क्वांटिटी क्या है काम की, उस अकॉर्डिंग आपको हम कॉम्पनसेट करेंगे। इसलिए हम लोग को यह समझना पड़ता है कि आपकी कॉस्ट के अंदर हम लोग को पूरी इकोनॉमी अचीव करनी है, तो हम लोग को एफिशिएंसी भी चेक करनी पड़ती है और इफेक्टिवनेस भी चेक करनी पड़ती है। अब जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने ये बात बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी होगी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब है कि काम कितना अच्छा हुआ, एफिशिएंट का मतलब है काम कितनी जल्दी हुआ। तो कॉस्टिंग में दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। आपका काम एफिशिएंसी से है या आपका काम इफेक्टिवनेस से, दोनों चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। अगली पॉइंट पे बात करते हैं एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट। क्या है एम्प्लॉय की लेबर कॉस्ट? एम्प्लॉय की लेबर कॉस्ट यहाँ बोलती है कि बेनिफिट जो उनको देने हैं या अभी दे दिए हैं या देने हैं टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी, वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है पेमेंट जो हमने कैश में करी है, जो हमने काइंड में करी है। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है फॉलोइंग चीजें। कितनी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली? सबसे पहले तो क्या वेजेस और सैलरी हम लोग पे करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, कितने अलाउंसेस और इंसेंटिव हम लोग पे करने वाले हैं। ओवर टाइम की पेमेंट कैसे रहेगी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा प्रोविडेंट फंड में और अदर वेलफेयर फंड्स के अंदर, और बाकी के बेनिफिट कैसे रहेंगे, मतलब लीव इनकैशमेंट कैसी रहेगी, कितना आपको मुफ्त का या सस्ते रेट पे खाना मिलेगा, कैसी आपको छुट्टी मिलेगी, एसेट्रा एसेट्रा। मतलब ये सारी बातें भी एक हमारी एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट का पार्ट बनती है।
तो इतनी चीजों को अगर हम जोड़ दें तो एम्प्लॉय की लेबर कॉस्ट हमारे सामने आ जाती है। अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे तो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेबर कॉस्ट कैसे कैसे काम करती है। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हिस्सों में बटी थी, वैसे लेबर कॉस्ट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। पहला आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। बेनिफिट्स जो पेड या पेबल है टू द एम्प्लॉयज व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर। मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली किस पे लग जाए तो उस लेबर पे अप्लाई हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं इसी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सेंटर से। वही इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे, वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, एलोकेट होगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, अपोर्शन होगी। तो पॉइंट आता है कि सर एलोकेशन अपोर्शनमेंट की बात तो समझ आती है, पर जरा इसको थोड़ा और वाइडर टर्म पे लेकर जाइए। मैं पहले आपसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे दो बातें करनी पड़ेंगी। एक एलोकेशन अपोर्शनमेंट क्या होता है, क्योंकि ये बात मटेरियल में भी थी, और जो अगला मेरा वीडियो होगा वो होगा ओवरहेड्स का, उसमें भी मुझे आपको यही बात बतानी पड़ेगी। तो पहले तो मैं आपसे ये बात करता हूँ कि डायरेक्ट लेबर क्या है और एक इनडायरेक्ट लेबर क्या है। ये डायरेक्ट लेबर क्या है और इनडायरेक्ट लेबर क्या है। लेट अस से मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसका जैसे मैंने पिछली क्लास में बात करती, पिछली वीडियो में बात करी थी मैंने मटेरियल की, जिसमें मैंने कहा था एक फैक्ट्री है जिसके अंदर पेन भी बनता है और स्केल भी बनता है। लेटेस्ट से मैंने अभी दो एग्जांपल लिए, पेन भी बनता है और स्केल भी बनता है। तो मैं यहाँ पर पेन भी बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक स्केल भी बना रहा हूँ, ठीक। मेरे पास जो पेन बनाने की जो लेबर है, मेरे पास दो तरह की मशीन है। एक मशीन में पेन बनते हैं और एक मशीन में स्केल बनते हैं। तो जो पेन बनाने की लेबर है वो उसको खाली पेन बनाने की मशीन को ही ऑपरेट करना आता है, और जो मेरे पास स्केल बनाने की जो मशीनरी है उस लेबर को खाली स्केल ऑपरेट करना ही आता है। लेट अस से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो जो मिस्टर ए है इनको सिर्फ पेन बनाने की मशीन पे काम करना आता है। अब अगर आप इनको स्केल बनाने की मशीन पे खड़ा कर दोगे तो उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा। वही जो मिस्टर बी है इनको खाली स्केल बनाना आता है, इनको पेन बनाने की मशीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो जो भी मैं वेजेस पे करूंगा मिस्टर ए को, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेन। और जो भी मैं वेजेस पे करूंगा मिस्टर बी को, वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ स्केल। अब जब ये पेन और स्केल बन जाते हैं तो इनको हम लोग कुछ बॉक्सेस में स्टोर कर देते हैं। फिर एक लेबर आता है जिसका नाम है सी, और मिस्टर सी इन बॉक्सेस को उठाते हैं, इस पेन के बॉक्स को और स्केल के बॉक्स को, और एक ट्रक में लोड करवा देते हैं आगे अपने गोडाउन में भिजवाने के लिए। तो मिस्टर सी का काम क्या है, मिस्टर सी का काम ये है कि मिस्टर सी पेन का बॉक्स भी उठाते हैं और स्केल का बॉक्स भी उठाते हैं, मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं। तो इसे मैं क्या बुलाऊंगा, इसे बुलाऊंगा कि एक इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि ना तो ये पेन के ऊपर पूरे ना ये स्केल के ऊपर पूरे, ये दोनों के काम कर रहे हैं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, इसे हम लोग बुलाएंगे एक हमारा इनडायरेक्ट लेबर। अब बात ही आती है कि सर इसकी कॉस्ट कैसे बटेगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जब ओवरहेड चैप्टर में बात करेंगे तो बताएंगे कॉस्ट कैसे बांटी जाती है। वहां पर दो और नए कंसेप्ट आएंगे जिसका नाम होगा एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। तो पूरी बात तो मैं वहां पर करूंगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कॉस्ट एलोकेट होती है और अपोर्शन होती है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा अगले वीडियो में, तब आपसे बात करूंगा। तो तब तक के लिए अगला वीडियो जरूर देखना, अभी से बोल दे रहा हूं। चलिए अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गई, डायरेक्टली एंगेज्ड हो गई। दूसरी बात ये, दिस इज नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड, it can be easily identified and allocated, it is apportioned on some basis, कुछ बेसिस पे अपोर्शन हो जाएगी। तो ये allocate हो रही है, अपोर्शन हो रही है, तो कुछ एप्रोप्रिएट बेसिस निकाला जाएगा। ओवरहेड का टॉपिक है डायरेक्ट लेबर। ये जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ बढ़ती घटती रहेगी, ये बढ़ेगी भी घटेगी भी। वही जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो वैरी नहीं करेगी, मतलब वो बदलेगी नहीं, वो जितनी है उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो वॉल्यूम के साथ ऊपर नीचे नहीं होने वाली है। तो ये बात रही हमारे डिफरेंसेस के बारे में। तो यहां तक हमने क्या बात कर ली, सबसे पहले तो क्या है हमारा चैप्टर और क्या है हमारा लेबर और उसकी कॉस्ट कितने पार्ट है और कितनी तरीके का है। अब आगे बात करेंगे एम्प्लॉय की लेबर कॉस्ट कैसे काम करती है। देखो जी, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो एसोसिएट होती है किसके साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, और इसको कंट्रोल करने के एम्प्लॉय कॉस्ट को हम लोग को पहले ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना पड़ता है।
एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉयज पे जो खर्चा कर रहे हैं वो कंट्रोल करें। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा वेज बिल मतलब सैलरी कम दे दे, क्योंकि हमेशा जनरल मीनिंग क्या समझा जाता है, जब हम कहते हैं हम लोग को अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट में कंट्रोल लेकर आना है तो हम लोग ये बोलते हैं कि अच्छा मतलब सैलरी कटेगी लोगों की या लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग अपनी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को अच्छा कर दें, जिससे उनको देने वाली हमारी वेजेस जस्टिफाई हो जाए। एम क्या है कि वेज पर यूनिट ऑफ आउटपुट को कम कर दें। हम टोटल वेजेस को कम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर मैं 10,000 रुपए की वेजेस पे करता हूं और उससे मुझे 20,000 का लेटेस्ट से मुझे 20,000 का आउटपुट जनरेट होगा मिलता है, मुझे 20,000 यूनिट्स मिलती है, तो मुझे एक यूनिट कितने रुपए की पड़ रही है, मैं 10,000 रुपए देता हूँ और मुझे 20,000 यूनिट मिल रही है, तो उसका मतलब है 10,000 अपॉन 20,000, 50 पैसे की मुझे पर यूनिट पड़ती है इन टर्म्स ऑफ लेबर। मेरा फोकस ये है कि ये 10,000 बिल्कुल फिक्स्ड रहे, ये यूनिट्स बढ़ जाए, पहले ये 20,000 थी, यही ये यूनिट्स 25,000 हो जाए। तो अगर मैं 10,000 अपॉन 25,000 करूंगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट 40 पैसे हो जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं अपने लेबर की वेजेस में कटौती करूं। एम्प्लॉय कंट्रोल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग उतने ही पैसों में ज्यादा काम करवा लें, हमारे आउटपुट बढ़ जाए या पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाए। तो यहाँ पर हमारा फोकस इस चीज पर होता है। अब हम लोग इसे कैसे अचीव कर सकते हैं? पहली बात, हम लोग एम्प्लॉयज को अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन दें, हम लोग उन्हें कॉम्पनसेट करें कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, जिससे हमारा काम इफेक्टिव मैनर में पूरा हो सके। ध्यान रहे यहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। अब एक बहुत मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे हर कंसर्न के अंदर, तो उनका हमेशा फोकस किस पे रहेगा कि वो प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज को बढ़ाते जाए। एफर्ट्स जो उनके रहेंगे वो रहेंगे कि वो कंट्रोल करें अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये हमारा काम शुरू हो जाए। इसके लिए हम लोग को कई तरह के कंसर्न डिपार्टमेंट्स से भी हम लोग को डील करना पड़ता है। तो कितने डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो इस लेबर कॉस्ट में काम कर रहे होते हैं? पहले डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट। क्या नाम है पर्सनल डिपार्टमेंट का? देखो, पर्सनल का मतलब होता है कि हमारे एम्प्लॉइज। तो ऑन रिसीप्ट ऑफ एम्प्लॉय रिक्विजिशन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे मटेरियल का रिक्विजिशन होता था, पिछले वीडियो में समझा था, ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हमारे एम्प्लॉय रिक्विजिशन डिपार्टमेंट होता है, तो एम्प्लॉय रिक्विजिशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है, ये बात कर रहा होता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में। ये बात करता है कि हर डिपार्टमेंट जहां पर किसी लेबर की जरूरत है, किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम सर्च करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की और क्वालिफिकेशन के बारे में कि भाई तुम्हें कैसा आदमी चाहिए। अब सेल्स डिपार्टमेंट से बोला मुझे सेल्समैन चाहिए, तो भाई किस चीज का सेल्समैन चाहिए? अगर हम 4 तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लो हम जूता भी बेचते हैं, हम लोग कपड़े भी बेच रहे हैं, हम लोग वहां पर डिओड्रेंट्स भी बेच रहे हैं, तो तुम्हें कौन से अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए? उसे बोला जी डिओड्रेंट्स के लिए चाहिए, तो मुझे डिओड्रेंट की ही इंडस्ट्री से किसी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जूता बेचने वाला डिओड्रेंट नहीं बेच पाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा एक। या ये इंश्योर करता है कि जो क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए उनको ढूंढ के दें, और उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कराएं नए रिक्रूटेड एम्प्लॉय की, उसके लिए वर्कशॉप भी अरेंज कराएं, उसे पता चलना चाहिए कि हम क्या अलग उसको दे रहे हैं। फिर उसके सारे पर्सनल और जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करें, और साथ ही में हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करें। तो आदमी के आने से, ट्रेनिंग से लेकर उसके रिकॉर्ड मेंटेनेंस से लेकर हम लोग उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये काम होता है हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट। ये इतने सारे काम हमारा खाली एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है पर्सनल डिपार्टमेंट वो कर रहा होता है। अगला आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या वर्क्स डिपार्टमेंट। अब ये क्या काम करेगा? ये प्रिपेयर करता है प्लान स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब। पहले तो ये प्लान बनाएगा हर काम के लिए। दूसरी बात, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉइज को। तीसरी बात, ये सुपरवाइज करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। चौथी बात, ये टाइम कंडक्ट करेगा, मोशन स्टडीज को कंडक्ट करेगा। पांचवी बात, ये अंडरटेक करेगा जॉब एनालिसिस को। छठी बात, ये कंडक्ट करेगा जॉब इवैल्यूएशन को। कितनी तरह के काम करे? पहली बात, प्लान कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है चीजों को। दूसरी बात, ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी बात, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। टाइम और मोशन स्टडी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, नहीं आते बता दे रहा हूँ। अनप्रोडक्टिव मोशंस को जॉब से हटाना है, ये देखना है कि काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है। ये काम इंजीनियरिंग और वर्क स्टडी डिपार्टमेंट का होता है। ये काम करने का बेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं।
उसके बाद अंडरटेक करता है जॉब एनालिसिस को। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होगा, जॉब कितने अच्छे से हो रही है और कितने अच्छे से हो सकती है, और आपने इवैल्यूएशन एनालिसिस कितने अच्छे से हो सकती है, इवैल्यूएशन कितने अच्छे से आप कर पा रहे हो। ये सारे टेक्निकल नेचर के काम कौन करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर कॉस्टिंग का रोल कम हो जाता है, क्योंकि ये जो इफेक्टिव मैनर निकाल रहे हैं उससे अपने प्रोफिशिएंसी अचीव होती है और कॉस्ट कंट्रोल हो रही होती है। तो कॉस्टिंग मतलब हम जैसे लोग डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि आपको एक ना मोशन सिटी का मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लास 12 के बीएसटी के बच्चों को एग्जांपल पता होता है। उसके अंदर हम क्या बात कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर एक छोटी सी बात ये करते हैं, एक वर्कर है जो एक मशीन पे काम कर रहा है। मान लो ये एक वर्कर है जो ये मशीन पे काम कर रहा है, और ये वर्कर क्या करता है, इस मशीन पे काम करते समय इसे एक हैमर की जरूरत पड़ती है, ठीक। उसके अलावा इसे एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए, उसे उसके अलावा इसे ऐसे करके एक प्लास भी चाहिए, उसे इतनी चीजें चाहिए इस काम को करने के लिए, और कुछ उसे मान लो जो भी उसे और इक्विपमेंट चाहिए होगा, ठीक। तो वो क्या करता है, वो पहले हैमर लेने जाता है और हैमर यहाँ पे यूज करता है, फिर वो टहलता हुआ जाता है, कभी प्लास लेने के लिए जाता है, फिर वो टहलता हुआ जाता है, कभी वो स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए जाता है। तो वो एक अनप्रोडक्टिव मोशन में जा रहा है, वो कभी कुछ लेने जा रहा है कभी कुछ। तो काम तो तुम कर नहीं रहे हो, तुम तो यार खाली टाइम खराब कर रहे हो अपना। तो इस केस में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार या तो तुम ना एक स्टूल अपने पास रख लो यहीं पर और तुम इसमें सारा सामान रख लो, या हम तुम्हें एक बेल्ट बांध देते हैं यहाँ पर और तुम्हारा सारा सामान उसी में डाल देते हैं, तुम सीधा फटाफट निकालो, काम करो, उसी में वापस डाल लो। ये काम होता है मोशन स्टडी का। तो ऐसे कुछ टेक्निकल नेचर के जो काम होते हैं ना, ये इंजीनियरिंग और वर्क्स डिपार्टमेंट कर रहा होता है हमारा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। अब जी ये क्या काम करता है, इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और टाइम कीपिंग। इसका काम क्या हुआ, इसका काम ये हुआ कि जो भी टाइम स्पेंड हो रहा है ना व्हेन एम्प्लॉय इन वेरियस जॉब्स, दैट इज टाइम बुकिंग, ये सब काम इसके। मतलब एक पहला काम क्या हुआ कि आपने कितना समय एक काम पे लगाया उसको रिपोर्ट करना। तो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग दोनों चीजें। देखो फर्क क्या हुआ, टाइम कीपिंग कितनी देर आप लगा रहे हो, ठीक है, आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड, और टाइम बुकिंग कितनी देर आपने काम अलग अलग जॉब पे लगाई, इसे हम लोग बुलाते हैं टाइम बुकिंग। तो टाइम कीपिंग तो ओवरऑल हो गया कि पूरे दिन में आपने कितना काम किया, और टाइम बुकिंग का मतलब हो गया कि आपने हर एक जॉब में, अब एक दिन में आपने 10 तरह के काम किए, तो हर काम में आपने कितनी कितनी देर लगाई, इसे बुलाते हैं टाइम बुकिंग। देन कम्स पेरोल डिपार्टमेंट। प्रिपरेशन ऑफ पेरोल ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि उनकी सैलरी के बारे में पूरा काम प्रिपेयर करना। यहाँ पर उनकी सैलरी और वेज पेमेंट को हम लोग डिस्बर्स कर रहे होते हैं, ये काम होता है हमारे पेरोल डिपार्टमेंट का। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इसका काम क्या है जी, एक्यूमुलेट करता है, क्लासिफाई करता है अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट को, मतलब कौन सी कॉस्ट कहाँ जानी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या, इन सबके ऊपर बात। ये पूरा अपना डिपार्टमेंट है, ये हम लोग का डिपार्टमेंट है भाई प्रोफेशनल्स का, ठीक। फिर बात करेंगे एनालाइज और एलोकेट करना कॉस्ट को टू वेरियस कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में हम लोग बात करते हैं, उनकी हम लोग कॉस्ट सेंटर थ्रू और कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि किसको कितनी कॉस्ट चाहिए। तो ये जी हमारे ऊपर कितनी बातें रही, पहला रहा पर्सनल डिपार्टमेंट, दूसरा रहा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरा रहा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, चौथा रहा पेरोल डिपार्टमेंट, और पांचवा रहा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये 5 तरह के डिपार्टमेंट से जिनसे हमें काम करवाना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है कितने फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। थ्योरी से बिल्कुल बोर मत होइएगा, देखिएगा मैं आपसे बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं। अगर आप थ्योरी से बोर हो रहे हो, कह रहे सर वीडियो में थ्योरी पढ़ा चले जा रहे हो, थ्योरी जरूरी है प्रैक्टिकल को समझने के लिए। तो बच्चों कभी थ्योरी से बोर मत होना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, थ्योरी बहुत जरूरी है, वरना आप सिर्फ फॉर्मूला याद करते रहोगे। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से बिल्कुल कभी बोर मत हो जाएगा कि इतनी लंबी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, पर मैं पढ़ाता हूँ। और जब मैं अपनी फेस टू फेस क्लासेस भी लेता हूँ ना, तभी मैं थ्योरी पे पूरा ध्यान देता हूँ कि भाई थ्योरी हमेशा आनी चाहिए। लेबर कॉस्ट का मतलब ये नहीं है सीधा आए फॉर्मूला लिखा काम हो गया, ये सब काम हमें नहीं करने हैं। आप यहाँ पर पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको अपने कॉस्ट का एक एग्जाम निकालना है, आप यहाँ पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने फील्ड चूज करी है और आपको कहीं तो इसमें प्रैक्टिकली काम करना है। तो बेटा ऐसी कोई डिग्री का फायदा नहीं है जिससे आप काम ना कर सको, इसलिए डिग्री हमेशा नॉलेज के साथ होनी चाहिए। तो जब भी पढ़ो ऐसे पढ़ो कि कल को घर की रोटी इसी से चलानी है, घर इसी पैसों से लेना है, और गाड़ी इसी पैसों से लेनी है। तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपको ऐसा बीइंग अ प्रोफेशनल, उतना ही ज्यादा आपके आगे ब्राइट करियर होगा। खैर मैं आपसे बात कर रहा था कि कॉस्ट कंट्रोल करना, एम्प्लॉय कॉस्ट को क्या फैक्टर देखने पड़ते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है कि मैन पावर असेसमेंट चेक करो, कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है अपने, कितने लोग हमें चाहिए काम करने वाले। दूसरा आता है टाइम कीपिंग और बुक कीपिंग के ऊपर ध्यान दो। तो देखो हर डिपार्टमेंट के थ्रू काम हो रहा है। ये जो पहला असेसमेंट ऑफ मैन पावर डिपार्टमेंट था किसका था, ये काम था पर्सनल डिपार्टमेंट का।
फिर देखो अगला क्या आया, टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग और मोशन स्टडी के ऊपर जो ध्यान, और हमारे आइडल टाइम के ऊपर ध्यान। ये सब काम कौन कर रहा होता है जी? देखो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है, मोशन स्टडी के लिए अलग डिपार्टमेंट, मतलब सारे काम डिपार्टमेंट से बांटे गए। आइडल टाइम और ओवर टाइम का ध्यान देना, एम्प्लॉय टर्नओवर ना जाए, फिर से हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है। वेज और इंसेंटिव निकालना, जॉब इवैल्यूएट करना, मैंने अभी को बताया था। हमारे पेरोल डिपार्टमेंट का काम होता है कि कॉस्ट निकालना, पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है उनकी इवैल्यूएशन को चेक करना, उसके अलावा एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना। तो सारे काम डिपार्टमेंट में बांटे गए और ये हम लोग को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि ये पॉइंट्स पूरे होंगे तभी हमारा एम्प्लॉय ठीक से काम कर पाएगा। फिर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। टास्क ऑफ कलेक्टिंग एम्प्लॉय कॉस्ट इज परफॉर्म बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो कि रिकॉर्ड करता है सेपरेटली वेजेस पेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉय। ये ड्यूटी होती है हमारे डिपार्टमेंट की टू असर्टेन द इफेक्टिव वेजेस पर आवर इन ईच डिपार्टमेंट और एनालाइज करता है टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे इनका काम क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि कितनी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है हमारे गुड्स या जॉब्स कंप्लीटेड पे, और दूसरी कितनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट लगी है जो इंक्लूड करेगी ओवरहेड्स पे। तो पहला काम क्या हो गया, कितनी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, और दूसरा काम क्या हो गया, कितनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट लग रही है हमारे डिपार्टमेंट्स पे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट के कलेक्शन में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो कितनी डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है और कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही है। ये मेन तरीका होता है पहले कॉस्टिंग को बांटने का। इसके अलावा कितना आइडल टाइम लग रहा है और कितना अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस हो रहा है। तो कॉस्टिंग को यहाँ पर 4 पार्ट में बांटा जाता है, 1 2 3 4। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट की लेबर कॉस्ट, कितना आइडल टाइम लगा, कितना अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन हुआ। इन 4 पार्ट में हम लोग हमारी लेबर कॉस्ट को पहले तो बांट रहे हैं कि मेन 4 हिस्से बांट दिए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वो है अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। ये बहुत जरूरी बात है, अटेंडेंस ऑफ पेरोल प्रोसीजर। अटेंडेंस ऑफ पेरोल प्रोसीजर या टाइम कीपिंग कैसे काम करेगा, इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। हम लोग को ध्यान देना है अगेन टाइम कीपिंग और टाइम, जो टाइम कीपिंग है उसका मतलब होता है कि आपको अलग अलग जॉब्स का टाइम जो है उसका ब्रेकअप लेकर चलना है। जो टाइम बुकिंग का मतलब है अलग अलग जॉब पे आप कितना काम कर रहे हो। वहीं टाइम कीपिंग का मतलब होता है टोटल टाइम आपने कितना स्पेंड करा। तो टाइम बुकिंग क्या करेगा, टोटल आवर्स को, आपकी अगर एक दिन के आपके 8 आवर्स हैं तो 8 आवर्स क्या हो गया, टाइम कीपिंग। आपने 8 घंटे के शिफ्ट में कितने घंटे काम किया, फिर इस 8 घंटे की शिफ्ट में आपने कितने जॉब्स पे काम किया, इसे हम लोग बुलाएंगे हमारा टाइम बुकिंग। तो डिफरेंस रहा टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का। टाइम कीपिंग क्यों करा जाता है, पहली बात हमारे एम्प्लॉयज के अटेंडेंस रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ मेंटेन करने के लिए। अगर आप स्ट्रेट पीस वर्क पे काम करते हो तो भी जरूरी है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेट पीस वर्क है तो मतलब जितना बनाएंगे उतना आउटपुट मिल जाएगा, पर हम लोग इसमें ये इंश्योर करते हैं कि आपने क्या प्रॉपर डिसिप्लिन और एडिक्वेट रेट ऑफ प्रोडक्शन करा। मैं कहता हूँ 8 घंटे में 100 यूनिट बननी चाहिए थी, अब आपने कितनी बनाई। अगर आप कम बना रहे हो तो भी देखना पड़ेगा, ज्यादा बना रहे हो तो ज्यादा देखना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, भैया एफिशिएंसी भी मेंटेन करी है तो इफेक्टिवनेस मेंटेन करे कि नहीं करे। ऐसा तो नहीं कि आपका ऑर्डिनरी आउटपुट बाद में रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपने कितना अच्छे से बनाया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला है पेरोल प्रिपरेशन, दूसरा है ओवरटाइम का कैलकुलेशन, तीसरा है असर्टेन करना है, कंट्रोल करना है एम्प्लॉय कॉस्ट को, चौथा है आइडल टाइम को देखना है, पांचवा है डिस्प्लेरी पर्पसेस को देखना है, और छठा है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। मेथड्स क्या है टाइम कीपिंग के, कई तरह के मेथड्स होते हैं टाइम कीपिंग के। देखो जो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं मैनुअल और मैकेनिकल मेथड्स। तो चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड आपके ऊपर डिपेंड करेगा टाइम कीपिंग के अंदर कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहते हो। अब अगर मैं ये बोलूं कि कौन सा मेथड आप फॉलो करोगे, इट शुड मेक अ करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द टाइम बाय इनकरिंग मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर, सबसे कम खर्चा हो और रिस्क ऑफ फ्रॉडलेंट पेमेंट ऑफ वेजेस सबसे कम होना चाहिए। आप ऐसा मेथड अपने हिसाब से देखो जो आपके लिए ठीक हो। एग्जांपल्स ऑफ टाइम कीपिंग मेथड कितने होते हैं, जरा बात शुरू करेंगे। पहला हुआ मैनुअल मेथड, मतलब हाथ वाले मेथड, मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। पुराने जमाने में चला करते थे, मोस्टली मेथड आउट ऑफ डेट हो चुके हैं क्योंकि आजकल ये मेथड अब यूज नहीं हो रहे हैं। अटेंडेंस रजिस्टर मेथड, कुछ छोटी फैक्ट्री छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसका काम अभी भी इसको यूज करती है। गेट पर एक भाई साहब बैठ जाएंगे और ये क्या करेंगे, रजिस्टर लेकर बैठ जाएंगे। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होगा, अराइवल और डिपार्चर का टाइम जो है एम्प्लॉयज का वो देखा जाए, कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है और कितने बजे उसका डिपार्चर हो रहा है। ये मेथड सिंपल है, एक्सपेंसिव है और सूटेबल है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
हाउएवर ये मेथड क्या करेगा, ये डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। अब अपने वो वाले बाबू जो बैठे थे ना गेट पे, उनसे आपने अपना जुगाड़ लगा लिया, बोला भैया हम तुम्हें एक अमला पसंद खिला देंगे और हमारा टाइम तुम इतने बजे का नोट कर लेना, तो बात खत्म हो जाएगी जी। ठीक है, अब आपने कमला पसंद उसको पान बहार या बमील खिला दिया तो उसकी जुबान केसरी हो जाएगी बेटा, और जब जुबान केसरी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो सिंपली आपका टाइम आधे घंटे आपका जो आप लेट आए थे वो अपने से जल्दी निकलिया, जल्दी जा रहे तो उसने आपका टाइम देर का लिख दिया। तो फ्रॉडलेंट प्रोसीजर यहाँ तो बड़े आराम से हो सकते हैं टाइम कीपर से, अगर आपकी मिली भगत हो गई। वही मेटल डेस्क या टोकन मेथड में क्या होता है, ये मेथड बहुत पुराना है और अब खत्म हो चुका है। हर एम्प्लॉय को एक मेटल डेस्क या टोकन मिल जाता है जिसमें एक होल होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है। ये टोकन वो टाइम कीपर को हैंड ओवर कर लेता है और वो टोकन नंबर को रजिस्टर में लिख लेता है। अटेंडेंस रजिस्टर की तरह ही मतलब है, बस आपको यहाँ पर नाम इतना लिखवा कर आपको खाली टोकन देना होता है। कई डिसएडवांटेज इसमें भी है, टोकन साथी को दे दिया, उसने जाके वहां टोकन डाल दिया, या फिर सकता आपने उसे मिली भगत कर ली। अब आते हैं मैकेनिकल या ऑटोमेटेड मेथड्स, ये नए जमाने के मेथड्स हैं। पंच कार्ड अटेंडेंस, एक पंच मशीन लग जाती है और पंच कार्ड के अंदर आपका पूरा डेटा होता है डिजिटली। आपको करना क्या है, एम्प्लॉय को इंसर्ट या कार्ड को वेव करेगा। बड़े ऑफिस में हमेशा होता है, एक कार्ड होता है, जाके उस पर छुआ दो या उसमें इंसर्ट कर दो, लाइक एन एटीएम कार्ड होता है, इतना डेबिट कार्ड की तरह होता है, आपने उसको लगा दिया और अगर वो इंश्योर हो जाएगा कि करेक्ट पर्सन लॉग इन कर रहा है या लॉग आउट कर रहा है। ये सिस्टम डज नॉट रिक्वायर टू एम्प्लॉय एनी टाइम कीपर, कोई टाइम कीपर की जरूरत नहीं है, मैनिपुलेशन भी नहीं होगा, कोई एरर भी नहीं आएगा। फिर आता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। अंडर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, अटेंडेंस इज मार्क्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। यहाँ पर ना कोई कार्ड नहीं होता, क्योंकि कार्ड में क्या हो सकता है कि आपका कोई एम्प्लॉय आपका कोई साथ का है, उसने आपका कार्ड अगर स्वाइप अप कर दिया तो क्या होगा, उसने आपका कार्ड उसने आपका शो कर दिया। इसमें क्या होता है, आपका फिंगरप्रिंट, सिंपल सी आपका फिंगरप्रिंट जो वो लगा दिया जाता है। अब फिंगरप्रिंट से क्या होगा जी, फिंगरप्रिंट से ये होगा कि आपका फिंगरप्रिंट, फेस या रेटिना, आंख, शक्ल या आपका थंब इम्प्रिंट, वो आपका डेटाबेस में एंटर करवा दिया जाता है। अब क्या होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम बन गया या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बन गया, टाइम और अटेंडेंस ट्रैकिंग आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल आई। ये सिस्टम क्या करेगा, आप रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ टाइम मैनिपुलेशन और प्रॉक्सी अटेंडेंस। अब अंगूठा थोड़ी किसी का ले जाओगे, ना किसी की आंख ले जाओगे, ना किसी का फेस ले जाओगे, तो यहाँ पर इस तरह की चीजों को टाइम बाउंड में ले आते हैं, टाइम को कंट्रोल कर लेते हैं। हाउएवर छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा खर्चा संभाल नहीं सकती, उनके साथ ये दिक्कत रहेगी। देन क्या रिक्विजिट्स है अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम की, क्या फायदा होता है अगर हम अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम रखें। पहला तो टाइम कीपिंग जो है उसे प्रॉक्सी नहीं होगी, कि इसके ऊपर थोड़ी ना फटाफट बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऊपर की बात इंपॉर्टेंट थी। प्रोविजन, अगर टाइम 30 एम्प्लॉयज का तो उस पर ध्यान रखा कि डिसिप्लिन में पूरा काम करके गए कि नहीं करके गए। टाइम इंटरवल आपके डिपार्चर ऑफ एम्प्लॉयज को भी रिकॉर्ड करेगा, कितने बजे आए कितने बजे गए, अराइवल और डिपार्चर दोनों। मैकेनिकल के अंदर डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, अब जो गेट पे बैठा था उसकी और सामने वाले की लेबर की लड़ाई होगी किसी बात पे, भाई उसने बोल दिया कि भाई तुम विमल खा के मेरे मुंह पे थूक के चले जाते हो, तो उसने बोला रे हमने तो कभी नहीं थूका, दोनों की लड़ाई होगी। लड़ाई हुई तो क्या हुआ, जो गेट कीपर बैठा था उसने क्या किया, उसने ना सिंपली उसके टाइम को अल्टर करना शुरू कर दिया और पर्सनल डिपार्टमेंट उसको वार्निंग दे दिए और उसकी वेजेस काट ली गई। अब ऐसे में क्या लड़ाई झगड़ा, वो तो बोलेगा मैं इतने बजे आया, आप राम खिलावन से पूछ लीजिए, मैं उसके साथ ही अंदर आता हूँ, ये झूठ बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट कमर, आपने जब लेट अराइवल को रिकॉर्ड करेंगे तो एनी रिलैक्सेशन बाय टाइम कीपर इन दिस रिगार्ड इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देगा, ये जुगाड़ वाली बात हो गई। सिंपल, स्मूथ और क्विक है, और टाइम सिस्टम रिव्यू और मेंटेन पीरियडिकली करना पड़ेगा किसी मिनट को रोकने के लिए। तो बच्चों ये बात रही टाइम कीपिंग के बारे में। अब बात करेंगे टाइम बुकिंग क्या होता है। टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग रिकॉर्ड करेगा टाइम स्पेंट बाय द एम्प्लॉय इन द प्रीमिसेस। वही टाइम बुकिंग क्या करता है, टाइम बुकिंग देखेगा हर काम पे कितना टाइम लगा है, ये डेटा रिकॉर्ड करेगा। दिस फर्दर यूज फॉर मेजर द टाइम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और कॉस्टिंग, एफिशिएंसी मेजर करना, फिक्सेशन करना रिस्पांसिबिलिटी की। टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग ये क्या करेगा, टाइम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी यूज करा जाता है टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ जॉब या एक्टिविटी, कॉस्टिंग निकालने में काम आएगा। सबसे पहले तो हर एक्टिविटी में आपने कितने घंटे काम किया, तो हर एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपकी एफिशिएंसी मेजर करने में काम आएगा। एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज मेजर करी जाती है बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय विद द स्टैंडर्ड टाइम, कितना एक्चुअल टाइम था और कितना स्टैंडर्ड टाइम था, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा।
टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टाइम बुक्ड डेटा जो है वो यूज करा जाता है ये इस बात को एनालाइज करने के लिए कितना वेरिएंस है। वेरिएंस का मतलब क्या है, वन एम्प्लॉय ऑन अ पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस with respect to standard time to see the reasons for variance। ये देखा जाता है कि अगर ये काम इतने घंटे में हो जाना चाहिए था, आपने ये काम टाइम बुकिंग से पता चल जाएगा कि एक काम मान लो 4 घंटे का था और आपने उस काम को 5 घंटे में करा, तो 1 घंटे का वेरिएंस आया। तो क्यों आया? क्या ये वेरिएंस आने का रीजन कंट्रोलेबल है क्या अनकंट्रोलेबल? कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल मतलब वो जो कि कंट्रोल हो सकता है बाय ड्यू केयर एंड एफिशिएंसी। ऑन द अदर हैंड अनकंट्रोलेबल रीजन मतलब जो कि अवॉइड नहीं हो सकता, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसका अवॉइड होना नामुमकिन है, ये हमारे हाथ में नहीं था। तो अगर कोई कंसर्न पर्सन है जिसकी वजह से गलती हुई, हम उसे अकाउंटेबल बुला सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि भैया गलती क्यों हुई। तो ऐसे कलेक्शन करने के लिए सेपरेट रिकॉर्ड को हम लोग उसे उसके लिए क्या करते हैं, टाइम एक जॉब कार्ड बनाते हैं। ये टाइम एक जॉब कार्ड भी दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है जिसमें एनालिसिस होगा टाइम का विद रेफरेंस टू ईच जॉब। हर सेपरेट जॉब कार्ड इज एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जॉब अंडरटेकन where a job involves several operations, a separate entry is made in respect of each operation। हर एक काम के लिए अलग अलग एंट्री करी जाएगी। द जॉब कार्ड क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा टोटल टाइम आपने जितना स्पेंड करा है पर्टिकुलर जॉब में, एक ऑपरेशन में। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंगेज रहेंगे सेम जॉब या सेम ऑपरेशन पे, तो ऑल द टाइम दोज एम्प्लॉइज वुड बी बुक्ड ऑन द सेम कार्ड। सारे एम्प्लॉइज एक ही कार्ड पर फिर बुक कर लिए जाएंगे। एक एडवांटेज इस मेथड का क्या होता है कि कंप्लीट डेटा दे देता है ऑन द एम्प्लॉय कंटेंट ऑफ जॉब और ऑपरेशन कलेक्टिवली, सो दैट कंपटीशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो ग्रेटली फैसिलिटेट हो जाती है। बट ये मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कैसे ड्रॉबैक्स हैं? सिंस एक एम्प्लॉय की जॉब टाइमिंग इज स्कैटर्ड ओवर अ नंबर ऑफ जॉब कार्ड, जॉब टाइमिंग कई जगह पे फैली होती है, तो उस केस में क्या होता है, टाइम स्पेंट ऑन ऑल दीज जॉब्स एंड अदर टाइम जो है हम लोग को फिर पीरियोडिकली उसको निकालना पड़ता है। मतलब अगर एक दिन वो कई जॉब्स में काम करा तो फिर हर जॉब का अलग अलग निकालना पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा काम पड़ जाता है। फिर कई जॉब्स हो सकता है वो आइडल भी बैठा हो, तो वहां पर भी देखना पड़ जाएगा ये चीज। इसी के बाद अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है कि विद रेफरेंस टू ईच एम्प्लॉय, इन केस इसमें क्या होगा, ग्रेटली फैसिलिटेट करेगा रिकंसिलिएशन। मतलब इस सिस्टम में एक सेपरेट कार्ड बनता है हर एम्प्लॉय के लिए, हर एम्प्लॉय का अपना एक सेपरेट कार्ड बन रहा होगा और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसने हर दिन, हर हफ्ते या हर टाइम उसने दिया अलग अलग जॉब पे वो रिकॉर्ड करा जाएगा। फॉर्मेट ऑफ जॉब या टाइम वैरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम जो यूज करा जा रहा है उस अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग की बात रही अभी तक हमारे टाइम कीपिंग या टाइम बुकिंग के बारे में। अब बात शुरू करते हैं हम लोग हमारे पेरोल प्रोसीजर्स के बारे में। क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसीजर के अंदर? तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि इसके अंदर एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है और ये पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है? दो अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, टाइम और पेमेंट और अटेंडेंस को निकालना। वही पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट को निकालना। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स नॉट कॉस्ट, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल निकाल रहा है और ये टाइम और अटेंडेंस निकाल रहा है। दोनों ही ये सारी बातें किसको देते हैं, हमारे पेरोल डिपार्टमेंट को दोनों बातें बता दी जाती है। अब जब हम लोग हमारे पेरोल डिपार्टमेंट को दोनों बातें बता रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है वेज एंड सैलरी शीट। तो पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये वेज और सैलरी शीट को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के बाद ये सारी बातें किसके पास जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाती है। मतलब कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने ये बताया कि कितनी देर काम करा, पर्सनल डिपार्टमेंट ने बताया कि इसकी क्या रिकॉर्ड्स है, इसको कितना पैसा मिलना चाहिए। ये दोनों बातें पेरोल डिपार्टमेंट के पास गई, उन्होंने एक वेज और सैलरी इसकी शीट बनाकर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे दी। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अगर उसका कुछ टीडीएस वीडीएस काटना है या कोई भी उसके और कोई ऐसा पैसा है जो काटना है, डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन करके उसको वो पैसा जमा करा दिया, उसको मतलब वो पैसा एम्प्लॉय को दे दिया। और जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लाइक टीडीएस, ईएसआई, ईपीएफ वगैरह जो भी है वो उसे काट कर किसको जमा करा दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी को जमा करा दिया। तो ये पूरा काम कौन करता है, ये पूरा काम जो है हमारा वो पेरोल प्रोसीजर ये पूरे काम में काम कर रहा होता है। तो पहला क्या है, अटेंडेंस और टाइम डिटेल। एक डिटेल शीट बनेगी जिसमें पहली बात है कि आप कितने नंबर ऑफ डेज या कितने आवर्स आप पहले तो काम कर रहा है हमारा हर एम्प्लॉय इन केस ऑफ टाइम बेस्ड पेमेंट। और अगर आपको पेमेंट मिलती है बेस रेट पर तो कितना परसेंटेज ऑफ आपका वर्क हुआ था, कितनी अपनी यूनिट्स बनाई थी, ये सब रिफ्लेक्ट करा जाएगा ना टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। और ये मेथड जो हमारे पेरोल डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, हमारा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। फर्दर क्या होगा, पेरोल डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ टाइम कीपिंग रिकॉर्ड कैलकुलेट करेगा कोई भी फर्दर इंसेंटिव जैसे कि ओवर टाइम पेमेंट, बोनस पेड टू बी एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, ये सब चीजें।
फिर आता है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर डिटेल्स। एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बनाई जाती है ऑन रोल और रेट एट विच उनको पे करा जाएगा, उसके ये भेजा जाता है बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथराइज या कोई बोगस एम्प्लॉय इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। फिर इनकी वेजेस निकाली जाती हैं, जो डिटेल्स नहीं है हम लोग को टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग इनकी वेजेस निकाली जाती है। पेरोल डिपार्टमेंट इसके लिए एक पे स्लिप बनाता है अपने सारे एम्प्लॉइज की, ऑथराइज करता है बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट और फॉरवर्ड करता है सेम जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ताकि वो आगे की अपनी पेमेंट और डिडक्शन कर सके। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जितने भी हमारे खर्चे कटने हैं, हमारे डिडक्शंस वगैरह के, वो सब काट वाट के, टीडीएस वगैरह, ईएसआई वगैरह सब काट के पैसा अपने एम्प्लॉय को पकड़ा देता है वेजेस सैलरी। फिर जितने भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है उनके जो डिपॉजिट्स है, ऑल द स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जो भी हमारे हो रहे होते हैं वेजेस सैलरी के हमारे एम्प्लॉयज के, अलॉन्ग विद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जैसे कि प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह, वो पे करते जाते हैं रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी बॉडीज को। तो कौन कौन सी पेमेंट है जो जनरली काटी जाती है? प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स। बाकी डिडक्शंस क्या हो सकती है? अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करे या फिर कोई बेनेवोलेंट फंड, मतलब कोई ऐसा फंड जो पेरोल डिपार्टमेंट ने बनाया है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके हेल्प के लिए। मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को पढ़ाने, उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए ऐसे कुछ फंड्स बनाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको मेंटेन करती है। फिर लोन डिडक्शंस, अगर कोई एम्प्लॉय ने लोन लिया हो तो उसकी इंस्टॉलमेंट काट रहे हैं, मान लो हमसे ही लोन लिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन से, या कोई अदर एडवांस वगैरह, कोई फेस्टिवल एडवांस है, कोई भी उसने और एडवांस लिया। तो ये बाद में पेरोल प्रोसीजर कैसे काम करता है। अब मैं आपको चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पे ले रहे हैं जिसका नाम है आइडल टाइम। पहले क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये चैप्टर काम कैसे करता है, आइडल टाइम क्या है, आइडल टाइम क्या है, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। चलो जरा लेट अस डाइव इन द आइडल टाइम कंसेप्ट। क्या है आइडल टाइम? टाइम व्हिच नो प्रोडक्शन इज कैरिड, एक ऐसा समय जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ बट पैसा देना पड़ गया, इसे क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। लेबर खाली बैठी है पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस कंसेप्ट को हम लोग बुलाते हैं हमारा आइडल टाइम। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंस है बिटवीन टाइम पेड और टाइम बुक्ड के बीच में। आइडल टाइम नॉर्मल अब नॉर्मल दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। टाइम फॉर विच एम्प्लॉयज आर पेड इंक्लूड करता है हॉलीडे, पेड लीव्स या अलाउड रेस्ट या ऑफ टाइम। इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडल टाइम बुलाएंगे। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा? इट इज अ टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक ऐसा टाइम जिसे हम ना तो अवॉइड कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम पे। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा? ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा गेट है और ये हमारा एम्प्लॉय आ रहा है। ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा गेट और ये हमारा एम्प्लॉय आ रहा है। जब हमारा एम्प्लॉय आ रहा है तो ना मान लेते हैं फैक्ट्री के गेट से लेकर फैक्ट्री तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ 300 मीटर का है। मान लो 300 मीटर है, कम मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या जा रहा, घर की खेती, कुछ भी मान लो डिस्टेंस है वो पहिया 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 पैदल 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 चलता हुआ चला। अब जब वो चला आ रहा है तो ये टाइम का पैसा तो ले रहा है, फैक्ट्री गेट में घुस गया तो मतलब उसका टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। फिर वो यहाँ टहलता हुआ जाएगा, यहाँ पर उसका एक चेंजिंग रूम है, यहाँ टहलेगा, फिर यहाँ आएगा और आके अपना पहले बीच में जाकर अपने इक्विपमेंट कलेक्ट करेगा, फिर सीधा आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इक्विपमेंट कलेक्ट करेगा और फिर घुसेगा हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए। यहाँ पर उसने इक्विपमेंट लिए, यहाँ पे आकर चेंज किया, यहाँ पे इक्विपमेंट लिए और यहाँ पर आकर फैक्ट्री में काम करना शुरू करा। इस पूरे ड्यूरेशन में वो लेटेस्ट से सुबह के 15 मिनट काम कर देता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में, सब कुछ मिला जुला के करने में 15 मिनट खराब कर देता है। 8 घंटे के वर्किंग आ रहे हैं, 15 मिनट खराब कर दे रहा है, मतलब भी हम लोग को उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या है? एक नॉर्मल आइडल टाइम। इसको क्या मानेंगे भाई? जो जब है नॉर्मल आइडल टाइम, और भी हो सकता है नॉर्मल आइडल टाइम, सिर्फ एक नहीं है, कई है। एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करने का टाइम, मशीन को चालू करने का टाइम, सेटअप करने का टाइम, नॉर्मल रेस्ट टाइम। भाई बीड़ी और जो चाय पिएगा, बीड़ी चाय का, इन सबको जो टाइम है वो भी हमारा नॉर्मल आइडल टाइम में काउंट होता है। ये थोड़ी कहेंगे तुम चाय भी ना पियो, वॉशरूम का ब्रेक लेगा, पानी वानी पिएगा, उसके नॉर्मल रेस्ट आवर्स है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसे किस में डालेंगे? डायरेक्ट वर्कर या अनाउंस के अंदर डालेंगे फॉर नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि कहां कंसिडर करा जाएगा? स्टैंडर्ड आर या स्टैंडर्ड रेट। वहीं अगर वो इनडायरेक्ट वर्कर है तो क्या मानेंगे? इसे ओवरहेड में ले जाएंगे। तो सिंपल ट्रीटमेंट क्या हुआ? अगर आपका नॉर्मल आइडल टाइम है तो क्या करो? कॉस्ट में जोड़ दो। मतलब भले ही उसकी इफेक्टिव, देखो काम 8 आवर्स का दिन है पर उसके इफेक्टिव आवर कितने हैं? मान लो उसके इफेक्टिव आवर
सब मिलाकर 7.5 आवर्स है। आप उसे पे देते हो एक दिन का 800 रुपया, तो आपका एक घंटे का आपने उसको कितना दिया, आपने उसे एक घंटे के 100 रुपए दिए। कहने का आपका मतलब है, पर हम यहाँ कितना मानेंगे, 800 डिवाइड बाय 7.5। हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे आपने उसको एक घंटे के 106.67 मतलब और कह सकते हो 107 रुपए दिए। हमने 7 रुपए पर आवर से कॉस्ट बढ़ा दी क्योंकि उसने आधे घंटे का बीच में उसका नॉर्मल आवर टाइम था। तो डायरेक्ट लेबर है, नॉर्मल आवर टाइम मान लो। इनडायरेक्ट लेबर है तो उसको ओवरहेड रेट में जोड़। ये ओवरहेड रेट कहाँ काम आता है, ओवरहेड चैप्टर में आता है। तो ओवरहेड चैप्टर में इसके ऊपर बात करेंगे। वही अब नॉर्मल आइडल टाइम आ गया, मतलब वो आइडल टाइम जो हमने सोचा नहीं था कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपस में वर्कर्स की कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, काम रुक गया, बत्ती चली गई, मशीन खराब हो गई, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आया, सुपरवाइजर बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, फैक्ट्री बंद हो गई, स्ट्राइक हो गई, कुछ भी हो गया। आपको इन नॉर्मल अब नॉर्मल आने टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंट्रोलेबल था कि ये अनकंट्रोलेबल था। अब पॉइंट आता है कि सर क्या होता है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब वो टाइम जो कि प्रोडक्टिव यूज में आ सकता, आप इसे अवॉइड ही कर सकते थे। अनकंट्रोलेबल मतलब जो किसी प्रोडक्टिव यूज में नहीं आ सकता, हम कुछ नहीं कर सकते थे, मशीन खराब हो गई या बाढ़ आ गई, इसमें हमारी गलती नहीं, या अनकंट्रोलेबल टाइम। तो क्या होगा, अब नॉर्मल टाइम पहली बात तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कभी नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ेंगे सर, अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर उसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। अब एक बात सोचो, ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए में नॉर्मल अडल टाइम होता है, बी में भी नॉर्मल अडल टाइम होता है। भाई इसका अगर वर्कर जो है, अगर ये बीड़ी फूकने जाएगा तो यार इसका वर्कर भी तो जाएगा। लेकिन फैक्ट्री ए का वर्कर ये स्ट्राइक पे चला गया, बट फैक्ट्री बी का वर्कर काम कर रहा है, उसको कोई स्ट्राइक नहीं चाहिए। आप जो भी आपका लॉस देखो, ये लॉस तो क्या हो गया, पहला जो लॉस है नॉर्मल अडल टाइम का, ये तो कॉमन है, पर ये जो दूसरा वाला हो रहा है ना, ये कॉमन नहीं है। अगर आपने इसकी कॉस्ट में इसको अपनी पर यूनिट कॉस्ट में जोड़ दिया तो फैक्ट्री ए का जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा हो जाएगा और फैक्ट्री बी के कंपटीशन में वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अगर कभी कोई अब नॉर्मल अडल टाइम होता है तो हमेशा हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए, हमारी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट बढ़ा लो, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब नॉर्मल अडल टाइम में क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग हमेशा एक सेपरेट आइटम की तरह शो करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल टाइम को फर्दर कैसे कैटेगराइज करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। तो हर कैटेगरी के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेकअप करना पड़ता है, सेपरेटली शो करना पड़ता है कि मैनेजमेंट की कहां पर गलती थी। मैनेजमेंट को हमेशा एलिमिनेट करना है कंट्रोलेबल आने टाइम, कोशिश करो कंट्रोलेबल वाला तो ना हो। अनकंट्रोलेबल तो देखो होता रहेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में अगर हमने इस आइडल टाइम को कंट्रोलेबल नहीं किया तो ये नॉर्मल आइडल टाइम की तरह काउंट करने लग जाएगा और उससे हमारे लिए लॉन्ग रन में दिक्कत आ जाएगी। तो कोशिश करो कि कंट्रोलेबल आइडल टाइम हमारा ना हो, ठीक है। अब नॉर्मल आइडल टाइम कंट्रोलेबल वाला ना हो, अनकंट्रोलेबल तो सब किसी के साथ, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो बच्चों यहां तक तो बात रही शीर थ्योरी के ऊपर। अभी तक अगर वीडियो में टिके हुए हो तो थ्योरी तो पूरी आपने पढ़ ली चैप्टर की। अब बात शुरू करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग इसके अंदर, कहीं जाइएगा। पहले क्वेश्चन पे बात करनी शुरू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक्स एक एम्प्लॉय है एबीसी कंपनी का और उसको फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, बेसिक पे कितने की है, 10,000 रुपए पर मंथ की है। डियरनेस पे कितनी है, 2,000 रुपए पर मंथ की है। बोनस कितना है, 20% ऑफ सैलरी और डीए है। अदर लोन्स कितने हैं, 2500 रुपए पर मंथ के, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है, 10% ऑफ सैलरी एंड डीए का है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, 2400 घंटे काम करता है पर एनम में, 400 नॉन प्रोडक्टिव है, नॉर्मल आइडल टाइम है। तो आपके इफेक्टिव आवर कितने हो गए, 2400 माइनस 400 दैट इज 2000। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। चलिए जी बात शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो जरा देखेंगे उसकी बेसिक पे कितनी आ रही है। बेसिक पे जो उसकी आ रही है पर मंथ और पर एनम, मैं दो हिस्सों में इसको बांट लेता हूँ। बेसिक पे कितनी थी, 10,000 रुपए की थी। वही बात करूंगा मैं जब इसके ऊपर, तो डियरनेस अलाउंस है 2,000 का, तो मैंने यहाँ पे डाला डी, उसका आता है 2,000 रुपए का। ये हो गया बेसिक, ये हो गया डीए, टोटल होता है 12,000 रुपए। इसके बाद क्या जोड़ा गया, फिर बोला जा रहा है कि बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो बोनस है 20%, तो इसका 20% होता है 2400। आगे बात करेंगे, 2400 के बाद बोला गया अदर अलाउंस है 2500 के,
ठीक है जी। तो अदर अलाउंस कितने के हो गए? 2500 के। और यहाँ पर आकर मैं टोटल मार सकता हूँ, तो 12,400, 12,000, 2400 और 2500, यहाँ आ गया 16,900 रुपए। अगेन इसके बाद क्या बोला गया? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो आता है 10% ऑफ सैलरी और डीए, मतलब कितना? 1200 रुपए। किसका? आपको सिंपली इसका 10% करना है, तो कितना हो गया जी? 1200 रुपए। और जब यहाँ टोटल मारते हैं तो आता है 16,900 प्लस 1200, आता है 18,100। ये सारा डेटा मुझे पर मंथ में दिया था, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इंटू 12 करना है, तो मुझे पर एनम मिल जाएगा 2,17,200, 2,17,200। और कितने इफेक्टिव आवर थे? 2,000 के। सर 2400 थे, तो 400 को नॉर्मल एनुअल टाइम है, वो हटा दो। तो कितने घंटे काम हुआ? इतना पैसा हमारा देने पर 2,000 घंटे का इफेक्टिव काम हुआ। तो पर आवर कितना हुआ? 108 रुपए 60 पैसे आपका पर आवर कॉस्ट कितनी है? 108 रुपए 60 पैसे। ये था पहला छोटा सा क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे बात करते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें काम हो रहा है 6 दिन इन अ वीक, 8 आवर्स ईच डे। वर्कर इज पेड एट अ रेट ऑफ 100 रुपए पर डे, बेसिक डीए और 120% ऑफ बेसिक। ठीक है जी, डी 120% ऑफ बेसिक मिलता है। ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज शिफ्ट। 30 मिनट का उसको छुट्टी भी मिलती है, 10 मिनट का उसको ब्रेक मिलता है रिसेस के लिए। ड्यूरिंग अ वीक उसके कार्ड ने क्या क्या शो करा? जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड, 15 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे। टाइम नॉट बुक वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। जो घंटे आप बुक नहीं हुए वो वेस्ट। ठीक बात है, जो घंटे बुक नहीं वो वेस्ट हो गए। जरा चेक करें कितने घंटे वेस्ट हुए। एक हफ्ते में 8 घंटे, 6 दिन, तो मतलब एक वीक में टोटल आवर कितने हुए? ये हुए 6 इंटू 8, मतलब 48 आवर्स आप एक वीक में काम करना चाहिए। जरा जोड़ के देखते हैं, तो 15, 12, 13 और कितने घंटे काम हुआ है? 40 घंटे काम हुआ है। ठीक बात है, कोई 40 घंटे काम हुआ है ये काम। और उसके बाद क्या बोला गया? 30 मिनट्स का उसको ऑफ मिलता है आवर शिफ्ट में, और 10 मिनट का उसको रेसेस मिलता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, जरा ये भी चेक कर लेते हैं। तो अगर 48 आवर्स आपके टोटल आ रहे हैं, 30 मिनट्स उसको ये ब्रेक मिलता है और 10 मिनट का उसको एक और ब्रेक मिलता है, मतलब पर डे उसको 40 मिनट्स का एक ब्रेक भी मिलता है। पर डे 40 मिनट का उसको ब्रेक मिलता है। तो हफ्ते में कितने का ब्रेक मिला? 240 मिनट का। इसे जरा आवर्स में कन्वर्ट करते तो ये आ गया मोटा मोटा 4 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है। तो मैंने इसमें से 4 घंटे माइनस कर दिए, ये मेरे नॉर्मल है। तो 44 आवर्स मेरे इफेक्टिव होने चाहिए, और मतलब कम से कम 44 घंटे काम होना चाहिए था। पर बेटा काम हुआ कितना? काम हुआ सर 40 घंटे। ठीक है, अब 40 घंटे जो काम हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जब एक जॉब एक से जॉब वाई में जब शिफ्ट कर रहा था तो उसका टाइम खराब हुआ। तो 4 घंटे तो अपनी तरफ से ब्रेक देते हो, दैट इज नॉर्मल अर्नल टाइम। और जो 4 घंटे अपनी तरफ से ब्रेक नहीं देते हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल अर्नल टाइम। ये क्या हो गया? अपना। तो नॉर्मल और नॉर्मल दो बातें आ जाती हैं। अब जरा वेजेस निकालने शुरू करते हैं। 100 रुपए पर डे की आप उसे वेज दे रहे हो और 120% का उसके बोनस देते हो, तो 100 रुपए पर डे की वेज है। ठीक है जी, तो 100 रुपए पर डे की वेज और उस पर 120% का बोनस है। तो 100 रुपए प्लस 120 रुपए, ये हो गया 220 रुपए। और हफ्ते में 6 दिन है, 220 इंटू 6 होता है 1320 रुपए। आप उसे वीकली का वेज देते हो, आप उसे वीकली वेज देते हो 1320 रुपए का। ठीक है जी, तो अगर आप उसे वीकली वेज 1320 रुपए का दे रहे हो और आपके इफेक्टिव आवर कितने हैं? 44। इफेक्टिव आवर कितने? 44। सर 40 क्यों नहीं? बेटा 40 इसलिए नहीं क्योंकि 4 घंटे, देखो 48 आवर्स थे, 48 आवर्स थे, 48 आवर्स के अंदर 44 आवर्स तो हमारे क्या हो गए? नॉर्मल हो गए। और बचे हुए 4 घंटे क्या हो गए? 4 घंटे हो गए अब नॉर्मल। तो 44 में 4 44 घंटे नॉर्मल है और 4 घंटे क्या हो गए? अब नॉर्मल हो गए। 1320 डिवाइड बाय 44 कितना हो गया? 30 रुपीज पर आवर। 30 रुपीज पर आवर का रेट हो गया। चलो जरा अब इनकी कॉस्ट निकालने शुरू करते हैं। तो मेरे पास कितने आवर्स है जी? जॉब एक्स पे कितने घंटे काम करता है? जॉब एक्स पे, वाई पे और जेड पे। जॉब एक्स पे 15 घंटे काम करता है, जॉब वाई पे 12 घंटे काम करता है, और इस पे करता है वो 13 घंटे काम। तो इंटू 30 कर दो, इंटू 30 कर दो, इंटू 30 कर दो। कितना हो गया? 15 इंटू 30, 12 इंटू 30, 13 इंटू 30 जीटी। ठीक है, तो 15 इंटू 30 किया, 12 इंटू 30 किया, 13 इंटू 30 किया, और मैंने यहाँ पे टोटल मारा तो कितने रुपए आते हैं? 1200 रुपए की मेरे सामने क्या आ जा रही है? वेजेस आ जा रही है। तो एक तो ये वेजेस हो गई जो मुझे 1200 रुपए की उसको वेजेस पे करनी है, 1200 रुपए। अब जरा इसमें एक और चीज जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे सर? जो उसका कॉस्टिंग पीएल में जाएगा।
कितना जाएगा 4 घंटे और 30 रुपए 120, तो कितना आ गया 1320 रुपए। टोटल कॉस्ट हमने दी 1320 रुपए की, इसमें से 4 घंटे 120 रुपए कहा जाएंगे कॉस्टिंग पीएल में, और बाकी का पैसा हमारा कहाँ चला जाएगा, बाकी का हमारा पूरा पूरा पैसा चला जाएगा हमारी टोटल वेजेस के अंदर। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा कंसेप्ट रहा कि कैसे हमारी टोटल कॉस्ट निकाली जाती है अगर हम सिर्फ आर पे बेस करें और अन्य टाइम को कंसिडर। अब बात शुरू करते हैं हम लोग हमारे अगले कंसेप्ट जिसका नाम है ओवर टाइम। तो जी ओवर टाइम कैसे काम करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं उसको हम लोग ओवर टाइम बोलते हैं। तो ओवर टाइम पेमेंट क्या होता है? वेजेस पेड फॉर वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग। जब आप अपने वर्किंग आवर से भी ज्यादा काम करते हो, इसे हम लोग बुलाते हैं हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 तरह के एलिमेंट आएंगे। पहला एलिमेंट क्या आएगा? नॉर्मल वेजेस फॉर ओवर टाइम। दूसरा आएगा प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम। पहला क्या आता है? नॉर्मल वेजेस कितनी पे कर रहे हैं। दूसरा आता है कि हम उसके ऊपर कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ओवर टाइम 2 जगह से निकाला जाएगा, एक वेजेस पेड फॉर ओवर टाइम एट नॉर्मल रेट, और प्रीमियम एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर ओवर टाइम। क्या होता है ओवर टाइम प्रीमियम? जो रेट फॉर ओवर टाइम वर्क होता है वो हायर होता है ज्यादा नॉर्मल रेट। यूजुअली कितना होता है? डबल होता है। अब सर ये डबल कैसे? क्योंकि बेटा फैक्ट्रीज एक्ट में बोला गया, फैक्ट्रीज एक्ट में बोला गया है कि जो भी ओवर टाइम का रेट होगा वो डबल होगा। कई बार ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर भी देने लग जाती हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं ओवर द नॉर्मल रेट, इसको हम लोग ओवर टाइम प्रीमियम बुलाते हैं। रेट और कंडीशन ओवर टाइम की फिक्स करी जाती है बाय एंटिटी इटसेल्फ, बट लॉ में अगर डबल बोला गया तो आपको डबल तो देना ही पड़ेगा। अगर आप उसका 2.5 गुना या 3 गुना देना चाहते हो वो आपके ऊपर। अब पॉइंट आता है कि कैसे ओवर टाइम, हमें कब पता चलेगा कि हम ओवर टाइम कर रहे हैं? तो जो लॉ ने बोला है वो क्या बोला है? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर एक एम्प्लॉय सिंगल डे में और एक वीक में, अगर वो सिंगल डे में 9 आवर्स तक काम करता है तो उसे कोई ओवर टाइम नहीं देना, और अगर एक वीक में वो 48 आवर्स तक काम करता है तो उसे कोई ओवर टाइम नहीं देना। सर 9 आवर्स इंटू 6 करेंगे तो 54 हो जाता है, तो ये तो फिर आपने गड़बड़ बता दिया। ऐसा नहीं होता है। देखो सिंपल सी बात क्या होती है, यूजुअली जो फैक्ट्री के वर्किंग आवर होते हैं वो 8 घंटे के होते हैं और फैक्ट्री में 6 दिन का वर्किंग होती है। तो 8 इंटू 6 क्या हो गया? 48 हो गया, काम खत्म। इतना होना चाहिए। अगर किसी दिन आप मान लो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और फिर सैटरडे है। मान लो मंडे के दिन उसने 8 घंटे काम किया, ट्यूसडे को 8 घंटे काम किया, वेडनेसडे को उसने 8.5 घंटे काम करा, फिर थर्सडे को उसने 8 काम करा, फ्राइडे को 8 काम करा और सैटरडे को उसने 7.5 घंटे काम करा। तो देखो कितना हुआ? 8 8 8.5 8 8 और 7.5, तो ये 48 ही बनता है। तो मतलब कोई ओवर टाइम नहीं देना। ये केस ए हुआ। अब जरा बात करते हैं सर केस बी में क्या हो सकता है। केस बी में ये हो सकता है कि यहाँ पर 8 है, 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 कर दिया, तो ये भी कितना होता है? 48 होता है। कोई ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं है। यही अगर हम बात करते हैं कि केस सी में उसने 8 8 9 8 8 और 8 कर लिया, तो ये कितना हो गया? 49 हो गया। जैसे 49 हुआ आपको 1 घंटे का उसको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 9 घंटे तक काम करा रहे हो और आप उसको 1 घंटे का एडजस्ट कर देते हो तो आपको कोई ओवर टाइम नहीं देना, आप बच गए। पर वहीं अगर आपने पूरे हफ्ते में मिला के 48 के ऊपर करा लिया तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। केस डी में बात करते हैं। 8 8 10 8 8 और 6 कितने हुए जरा चेक करते हैं। देखो 8 1 2 3 4 40 प्लस दिस कितना हो गया जी? 8 इंटू 4 हुआ 32 प्लस 16 कितना हो गया? 40। तो 48 ही है तो 48 ही, लेकिन यहां पर आपने 9 घंटे, आपने यहां पर 9 घंटे के ऊपर काम करा लिया। तो 9 आवर्स तक अगर आप काम करा के एडजस्ट करवा लेते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर 9 घंटे के ऊपर चला गया, भले वो 48 है, भले वो 48 से भी कम है, पर एक दिन में 9 घंटे के ऊपर जा रहा है तो आपको अगेन 1 घंटे का ओवर टाइम उसको पे करना पड़ जाएगा। ये सिस्टम होता है ओवर टाइम का। हफ्ते में 48 के ऊपर गया तो भी ओवर टाइम है, एक दिन में 9 घंटे के ऊपर गया तो भी ओवर टाइम है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है ओवर टाइम का। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो बोला गया है कि ओवर टाइम ओकेजनली करा जाए तो अच्छी बात है। अगर आप बार बार अगर आपका ओवर टाइम हो रहा है
आपके एम्प्लॉयज को बार बार ओवर टाइम पे करना पड़ रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि या तो आपको ज्यादा लोग चाहिए और आप कम लोगों से काम करा रहे हो, या आपके लोग की आदत पड़ गई है कि वो काम को टालते हैं और बाद में एक्स्ट्रा आवर बैठ के काम करते हैं ताकि उनको ओवर टाइम मिल जाए। तो ये आपको रोकना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, व्हाट आर द कॉजेस एंड ओवर ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कॉजेस है? कस्टमर ने अग्री टू बेयर एंटायर चार्जेस ऑफ ओवर टाइम बिकॉज ऑफ अर्जेंसी ऑफ वर्क। कस्टमर जो है वो क्या करेगा, अगर कस्टमर की वजह से ओवर टाइम हुआ कि कस्टमर ने कहा मुझे अर्जेंट चाहिए तो हमें ओवर टाइम कराना पड़ा, तो जितना भी खर्चा ओवर टाइम का आएगा वो सारा कस्टमर के ऊपर डाल दो, उस जॉब पर डायरेक्टली डाल दो कि तुम्हें इसका पैसा देना है। ओवर टाइम कई बार क्यों आ सकता है? क्योंकि हमारे सामने कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। तो ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कोप विद जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम। ना वो नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए बीच में काम रुका था, वो ओवर टाइम कराना पड़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में हुआ उसके डिपार्टमेंट के खाते में डाल दो कि तुम्हारे ऊपर ये है, तुमने एक्स्ट्रा काम करवाया। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट की कुछ गलती थी, हमसे गलती होगी, काम रुक गया था, तो अगर गलती थी तो उसी डिपार्टमेंट पे डाल दो। तो अगर आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया वो आपको करके देना है, या फिर आपसे गलती हुई, दोनों केस में डिपार्टमेंट पे डाला जाएगा। फिर ओवर टाइम में वर्क में बी रीस्टोर टू सिक्योर आउटर इन एक्सेस नॉर्मल आउटपुट। आप चाहो कि पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख लें, अब वो पता चल रहा है कि हमारे बाढ़ आने वाली है या कोई प्रॉब्लम, तो आगे हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो अभी थोड़ा ज्यादा करके रख लें। तो ऐसे केसेस में ये कॉस्ट नहीं बल्कि कॉस्टिंग पीएल में जा रहा है। मतलब अगर हमें लगता है कि अब नॉर्मल हो सकता है या हुआ था, तो उस केस में कॉस्टिंग पीएल में, अगर अब नॉर्मल की वजह से ओवर टाइम हुआ तो वो कॉस्टिंग पीएल का पार्ट है, अदरवाइज ये कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है उठाकर। तो चलिए जरा इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैलकुलेट द अर्निंग्स। अर्निंग निकालनी है, किसकी निकालनी है? ए और बी की निकालनी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ। कैलकुलेट एम्प्लॉय कॉस्ट। कैसे निकलेंगी? पहले बेसिक वेज दी हुई है, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दिया हुआ है और ओवर टाइम वर्क भी दिया हुआ है। नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है फॉर द मंथ है 200। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। द टोटल वर्क जितने हमारे चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं? वर्कर का जो चल रहा है वो चल रहा है वर्कर ए एक्स वाई जेड, और वर्कर का ये चल रहा है। अब जरा ध्यान देंगे, तो वर्कर ए ने ओवर टाइम करा था, वर्कर ए ने ओवर टाइम करा था, और यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, पर आवर वेज रेट नहीं। तो पहले तो क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए। नॉर्मल वर्किंग आवर दिया हुआ 200 घंटे का है, ओवर टाइम डबल पे देना है। तो पहले तो नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट निकाल दो। जरा निकालना शुरू करते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे पहले ए और बी का जरा नॉर्मल वर्किंग आवर का रेट निकालना शुरू करा। कितना कितना आता है जरा चेक करते हैं। बेसिक वेजेस आ गई। बेसिक वेजेस कितनी है? 10,000 रुपए की है। फिर कितना बोला जा रहा है? डीए और 16,000 है। डीए कितना होता है? 5,000 का और 8,000 का। ठीक है जी। फिर आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ का कंट्रीब्यूशन तो 10,000 का 8% होता है 800, और 16,000 का जो 8% आएगा वो आएगा 1,280 रुपए का। ठीक है जी। फिर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू हमारा ईएसआई। तो ईएसआई का कितना हो जाता है? ईएसआई का हो जाएगा 2%, तो मतलब हो गया 200, और यहाँ हो गया 320। चला टोटल कर लेते हैं। तो 10,000, 5,000, 1,000, ये आता है 16,000 रुपए। 16,000, 8,000, 1,280 और 320, ये आता है 25,600 रुपए। ये हम लोग को जो वेजेस है कितनी देर के लिए जा रही है? ये जा रही है 200 घंटे के लिए। तो आर से 200, ये हो गए टोटल। तो जरा पर आर की वेज निकालने, तो 16,000 डिवाइड बाय 200 कितनी हो गई? 80। 25,600 डिवाइड बाय 200 कितनी हो गई? 128। तो कितना हो गया जी? 80 और 128 रुपए पहले हमने पर आर की वेज निकाल ली। अब ओवर टाइम किस पे जाएगा? ओवर टाइम होती है डबल, 80 इंटू 2, 160 रुपए का ओवर टाइम भी हो गया। 160 रुपए का ओवर टाइम भी आ गया। अब जरा टोटल वेज निकालने में बात करेंगे। देखना जी क्या क्या आ जाएगा टोटल वेजेस के अंदर। ये हमारी आई सबसे पहले तो 10,000, 500, 1,500। ठीक है, 1,500 कैसे आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं। कितनी देर का ओवर टाइम था, जरा अब ये मिलाएंगे। हमारा ओवर टाइम कितनी देर का था? आप कहते हो जी हमारे 10 घंटे का ओवर टाइम था। ओवर टाइम वॉज ऑफ 10 आवर, और हमने कितना वेज निकाल दिया है? हमने जो वेज निकाल दिया ओवर टाइम का, हमने उसको उठा के हमने उसको 80 रुपीज में निकाला था। अब जरा मैं यहाँ पे ओवर टाइम की वजह को ना एक बार ठीक से जरा आपको प्रॉपर कंप्यूटेशन बता देता हूँ, क्योंकि ओवर टाइम के ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि आपको जो ओवर टाइम वेजेस है वो डबल द रेट ऑफ नॉर्मल और डीआरएस अकाउंट्स को मिलाकर देना है। मतलब ओवर टाइम नॉर्मल और डीए को खाली लेकर दिया जाएगा। ठीक है, तो जरा नॉर्मल और डी, क्योंकि पूरे को नहीं लिया गया, तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है 10,000,
10,000 प्लस कितना चल रहा है जी, 5,000, कितना आ गया, 15,000 आ गया। तो बेसिक और डीए को जब मैं मिलाता हूँ तो कितना आता है मेरे सामने, 15,000 रुपये आता है। और कितने घंटे के लिए आता है, डिवाइड बाय 200 घंटे। और कितने घंटे का मुझे ओवर टाइम देना है, 15,000 डिवाइड बाय 200 मैंने किया, ये होता है 75 डबल कर लो 150 और 10 घंटे, कितना आ गया, 1500 को ओवर टाइम आ गया। मतलब क्लियर कट कहा गया था, अगर कुछ ना बोला जाए तो सीधा से इंटू 2 होगा, पर यहाँ क्या बोला गया कि बेसिक और डीए को मिलाकर देना, तो मैंने बेसिक और डीए को जोड़ दिया। तो यहाँ कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा खाली आंसर चेक करिएगा, बेसिक समझ आ गया, डीए समझ आ गया, ओवर टाइम मैंने निकाल दिया, 16,500 यहाँ तक आ जाता है। ठीक, अब ये तो ग्रॉस वेज अर्न है। कितना पैसा आपका काटा हमने, 800 रुपए काटा पीएफ का और 200 रुपए काटा इसका, 15,500 हो गया। मतलब टोटल कॉस्ट में तो जोड़ेगा, पर आर के बेस में तो जोड़ेगा, पर ये पैसा दिया नहीं जाएगा, ये 1,000 रुपए दिए नहीं जाते। तो कितना था, 16,000 हम लोग अभी दे रहे थे, 1,500 रुपए आप ओवर टाइम जोड़ो, 17,500 हो गया। और हम लोग ये 1,000 रुपए देने तो वाले नहीं है, ये 1,000 रुपए हम देखने तो है नहीं, तो कितना आ गया, 15,500 रुपए। ठीक है, ये आ गया मेरा, एक तो 16,500 और उसके अलावा जो हमारा कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई वगैरह चल रहा था, तो 15 ये आया। और ये देखिएगा 15 ये आया, जो हमारा बेसिक था वो था 10,000, जो हमारा डीए था वो था हमारा 5,000, जो ओवर टाइम था वो था 1,000, तो ये आ गया 16,500। इसमें आप कंट्रीब्यूशन को माइनस कर लीजिए, पहला कंट्रीब्यूशन कितना है 800 का, दूसरा है 200 का, तो यहाँ आ गया 15,500। इतना रुपया आपको पे कर रहे हैं। सेम केस आपको बी में करके दिखाना है, बिल्कुल सेम चीज आपको बी में करनी है। ठीक, बस उसमें ओवर टाइम नहीं आएगा। तो ये रहा ओवर टाइम के बारे में बात। अब बस आपको इस वेज को बांट देना है 40 30 30। तो टोटल वेज कितनी निकालनी है, 16,000 निकाली ऑर्डिनरी और 1,500 ओवर टाइम आपने निकाला है, बांट दो। और ऑर्डिनरी वेज ऐसे ही बांट दो, सिंपली उठा के जो रेशियो दिया उसमें उठा के खाली बांट देना है। तो मेन कंप्यूटेशन किसका था, ओवर टाइम का, वो मैंने आपको करके बता दिया। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। जॉब कार्ड से पता चलता है कि कस्टमर के इक्विपमेंट में देयर आर टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स, जो हम लोग को डिटेल में यहाँ रखने हैं। जरा चेक करते हैं कितने डिटेल में रखने। तो वर्कर ए ने पे करा है 200 घंटे, 200 रुपए पर डे 8 घंटे के लिए। वर्कर बी को हमने पे करा है 100 रुपए पर डे 8 घंटे के लिए। वर्कर सी को पे करा है 300 रुपए पर डे 8 घंटे के लिए। जरा देखिए 49 आवर्स हो रहे हैं, मार्क करते हैं। दिस इज अ केस ऑफ ओवर टाइम, दिस इज अ केस ऑफ ओवर टाइम, दिस इज अ केस ऑफ ओवर टाइम, जो देना ही देना है, दिस इज अ केस ऑफ ओवर टाइम। हालांकि आपने फ्राइडे ट्यूसडे को कम काम कराया, पर आपको पर डे का ओवर टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि 9 घंटे के ऊपर हो गया। In terms of award and employee consolation, workers को हम लोग पे करते हैं dearness allowance on the basis of cost of living index figure relating to each month, जो कि कितना आता है 968 का for the relevant month. Dearness allowance is payable to all workers irrespective of wage rate if they are present or are on leave with wages on all working days. संडे क्या है, एक वीकली हॉलीडे, और हर वर्कर को 8 घंटे का ऑन ऑल वीक डेज उसको एक काम करना पड़ता है, और 4 घंटे उसको सैटरडे को काम करना पड़ता है। मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक 8 घंटे काम करेगा, और सैटरडे को खाली 4 घंटे काम करेगा। टाइम इज पेड एट द ऑर्डिनरी वेज रेट अगर एक वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स और 48 आवर्स, जो फैक्ट्रीज एक्ट में बोला। एक्सक्लूडिंग हॉलीडे टोटल वर्किंग आवर्स रिलेवेंट में 176 के बनते हैं। अब वर्कर ए बी सी का निकालना है। मैं आपको ए का निकाल के बताता हूँ, बी सी का आप खुद निकालिएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके उसको अलग से समझाता हूँ एक दूसरे क्लास में। तो बात शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्कर ए के बारे में। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, पहले तो मैंने बहुत ना सिंपल सा उठा लिया कि वर्कर के नॉर्मल वर्किंग आवर क्या थे, उसको कितने कितने घंटे काम करना चाहिए था कायदे से। ठीक है, उसको कितने कितने आवर्स काम करना चाहिए था हमारे मंडे से लेकर सैटरडे तक, उसके नॉर्मल आवर कितने थे। तो मैंने वर्कर ए के लिए उठाया उसके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसने नॉर्मली 8 8 8 8 8 और से कोई काम नहीं किया। उसके एक्स्ट्रा आवर कितने थे जब तक उसको ये अलाउड था। एक्स्ट्रा आवर्स का मतलब क्या हो गया, उसे कितने घंटे के काम उसके अलाउड थे नॉर्मली। तो नॉर्मल आवर्स यहां आ गए और एक्स्ट्रा आवर्स मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक, तो ये हो गया 40। और एक्स्ट्रा आवर्स के बारे में बात करें तो उसको कितने एक्स्ट्रा आवर्स अलाउड थे। अब जरा ध्यान देते हैं, यहां पर 10.5 घंटे वो काम कर रहा है, 1 घंटे तक तो उसे कोई ओवर टाइम नहीं देना था, यहां पर उसके कोई एक्स्ट्रा आवर नहीं थे।
वेडनेसडे में देखते हैं तो उसने अगेन 10.5 घंटे काम किया, 1 घंटे तक उसके एक्स्ट्रा आवर थे। देन बात करते हैं थर्सडे पर, तो थर्सडे को उसने फिर 9.5 घंटे काम किया, 1 घंटे तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, और फ्राइडे तक फिर हम 1 घंटे तक कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि फ्राइडे में भी उसने 10.5 घंटे काम किया, तो इतना तो उसको अलाउड था कि वो एडजस्ट कर सकता है। सर कहाँ एडजस्ट करेगा बेटा, फ्राइडे को, सैटरडे को उसको 4 घंटे के वर्किंग आवर्स के थे, तो सैटरडे में एडजस्ट हो सकता है, तो 4 घंटे के एक्स्ट्रा आवर आ गए। अब जरा बात करते हैं हम लोग हमारे ओवर टाइम आवर्स के बारे में, कितना ओवर टाइम उसको पड़ गया। तो मैंने पे ओवर टाइम आवर्स लिखने शुरू करे, जरा इसका हिसाब लगाइए। 8 और 1 9 घंटे, काम कितनी देर किया, 10.5 घंटे, तो कितने एक्स्ट्रा आवर आ गए, 1.5। अब जरा इसको जोड़िएगा, 8 और 1 9 और 1.5, यहां कुछ नहीं है। वेडनेसडे को कितने एक्स्ट्रा आवर आए, अगेन 1.5। फिर थर्सडे को कितने एक्स्ट्रा आवर्स आए, 0.5। फ्राइडे को कितने एक्स्ट्रा आवर आए, 1.5। अब जरा जोड़िए, तो 1.5 1.5 1.5 और 0.5 कितना हो जाते हैं, 5 घंटे हो जाते हैं। ये हो गए 5 घंटे। अब आगे बात करते हैं, हम लोग को बस करना क्या है, सिंपली उठाकर उसके टोटल नॉर्मल आवर्स निकाल दो। नॉर्मल आवर देखो निकालने के 2 तरीके, वेजेस यहाँ निकालने के मेरे पास 2 तरीके। पहला क्या है कि मैं पहले पर आवर की वेज निकाल लूं, तो पर आवर की वेज कितनी बोल रहे हैं, 968 फॉर रिलेवेंट मंथ उसको वेज बोली जा रही है, 968 फॉर रिलेवेंट मंथ। तो मैं यहाँ पे पहले तो क्या करूं, मैं ये देख लूं कि यहाँ पे पर आवर की वेज है कितनी, मैंने पहले बेसिक वेज पर आवर निकाल लूं, उसके बाद मैं आगे का काम कर लूं। तो मैं जरा बेसिक वेज पर आवर यहाँ निकालनी शुरू करता हूँ सबसे पहले। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगला स्टेप होगा हमारा, सिंपली हम लोग को यहाँ पर वेजेस निकालनी पड़ेंगी, कौन सी वाली, पर आवर की। तो कैसे निकलेंगे पर आवर के वेजेस, सबसे पहले तो बोला गया है कि उसे हम लोग 200 रुपए पर डे देते हैं, और एक दिन हमारा होता है 8 आवर्स। तो मुझे 1 आवर का कितना दे रहे हैं, 200 डिवाइड बाय 8, तो 200 डिवाइड बाय आता है 25 रुपए, 200 डिवाइड बाय 8 आता है 25 रुपए, सिंपल सी बात है। अगले स्टेप पे अगर हम बात करते हैं, तो अगला स्टेप जो हमारे सामने है उसके अंदर हम लोग को ये बोला जाता है कि हम लोग उसको डीए कितना दे रहे हैं। डीए हम उसे दे रहे हैं 968 रुपीज, और कितने टाइम का हम लोग उसको डीए दे रहे हैं, डीए हम लोग उसको दे रहे हैं 176 आवर्स का। एक महीने में 176 आवर्स है, तो डिवाइड बाय 176 किया तो आ गया 5 रुपए 50 पैसे, ये भी पर आवर हो गया। तो बेटा पर आवर रेट हो गया यहाँ पर 25, और दिस कितना हो गया, 30 रुपए 50 पैसे का पर आवर का रेट आ गया, पहले बात 30 रुपए 50 पैसे का। अब जरा आगे बात करते हैं, तो उसके नॉर्मल आवर्स कितने हैं, नॉर्मल आवर्स है 40, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इंटू 30 रुपए 50 पैसे, और ओवर टाइम कितना होगा, 5 रुपए इंटू 30 रुपए 50 पैसे, और इसका डबल, और इसका जो भी डबल आएगा, तो 44 इंटू 30 रुपए 50 पैसे, ये होता है 1342, और 5 इंटू 30 रुपए 50 पैसे इंटू 2 कितना होता है, 305। तो जब मैं इन दोनों का जब मैं टोटल करता हूँ, तो 1342 प्लस 305, यहाँ आ जाता है 1647, और ये आ गया इसकी टोटल वेजेस। ए का मैंने करके देख लिया, बी और सी का आप खुद से ट्राई करिए। कोई भी अगर दिक्कत ऐसी आती है इसके अंदर तो मुझे प्लीज बताएंगे कि हमको इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है। तो ये हमारा पहला स्टेप रहा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो मेरे सामने आता है वो क्या है, अगला पॉइंट मेरे सामने अब आएगा, क्योंकि अब इसमें और जो क्वेश्चन है मैं चाहूंगा आप लोग कोई बार खुद से ट्राई करिए। सारे क्वेश्चन अगर मैं क्लास में कराता चला जाऊंगा इस वीडियो में तो कोई फायदा नहीं होगा। जो अगला पॉइंट आता है वो आता है लेबर यूटिलाइजेशन का। क्या है लेबर यूटिलाइजेशन? फॉर आइडेंटिफाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर जनरली स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है हर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर की। ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एक्चुअल टाइम, पेड और स्टैंडर्ड टाइम हम लोग निकालते हैं, कितना एक्चुअल टाइम था कितना स्टैंडर्ड टाइम था। हम लोग आखिर यहाँ पर लेबर कॉस्ट सेंटर्स को निकाल क्यों रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर का विद कॉस्ट सेंटर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लोग को एक वेज एनालिसिस शीट प्रिपेयर करनी होती है। क्या है ये वेज एनालिसिस शीट? वेज एनालिसिस शीट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें टोटल वेजेस जो पे हो रहे हैं हम लोग उन्हें एनालाइज करते हैं कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट या जॉब ऑर्डर से। मतलब हम लोग ये देखते हैं, जो बेसिक पर्पस है वेज यूटिलाइजेशन का, लेबर आवर्स का, ये जानने का कि कौन से लेबर आवर को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बांटे। दूसरी बात, हम लोग कैसे प्रोवाइड करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जिसमें आएंगे वेजेस ओवर टाइम। तीसरी बात, हम लोग कैसे इसमें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ओवरहेड में बांटे। तो क्या से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सी जॉब पर डालना है, ये हमारा मेन पर्पस होता है इसको निकालने का। तो ये होता है हमारा लेबर यूटिलाइजेशन का छोटा सा खाली कंसेप्ट होता है। जो अगला कंसेप्ट है वो है सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, और यहाँ से आपके जो फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है वो यहाँ से वीडियो के इस पार्ट से शुरू होते हैं। क्या सिस्टम होता है वेज पेमेंट का और इंसेंटिव्स का?
चलिए बात शुरू करते हैं। तो एक एग्जिस्ट करता है सेवरल सिस्टम ऑफ एम्प्लॉय वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव, जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कितनी तरीकों से। जरा चेक करना शुरू करेंगे। पहला होता है टाइम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, दोनों का कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्रीमियम बेस्ड, ग्रुप बोनस या इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। टाइम बेस्ड मतलब हम लोग कैसा पेमेंट करने वाले। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, कितने घंटे काम किया और कितना रेट पर आ रहे हैं, बात खत्म। इतने घंटे काम किया, इतना पर रेट पर आ रहा है। अगर आपका एक दिन का टाइम है 200 रुपए का, तो अगर एक घंटे का 200 रुपए मिलता है, आपने 8 घंटे काम करा, तो 8 इंटू 200, 1600 रुपए आपको मिल गए, बात खत्म हो गई। दूसरा होता है आउटपुट रेट। इसके अंदर देखा जाता है कि आपने कितनी यूनिट्स बनाई, तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट और रेट पर यूनिट। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या था, रेट फॉर द टाइम, यहाँ क्या है, रेट पर यूनिट। ये डिफरेंस आ जाता है रेट पर टाइम और रेट पर यूनिट में। फिर आता है प्रीमियम बोनस। प्रीमियम बोनस मतलब हमारा वो बोनस जहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि एफिशिएंसी के ऊपर कैसे आपको पैसा मिलेगा। इसमें एक आता है हालसे का प्रीमियम प्लान। हालसे ने एक प्रीमियम प्लान दिया था जो कि फिक्स था हर जॉब या प्रोसेस के लिए। इसमें कोई सेविंग नहीं थी फॉर स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस। यहां सिंपली क्या बोला गया था कि आपने जो भी टाइम टेकन है इनटू टाइम रेट है, मतलब ये टाइम बेस्ड था। प्लस क्या करते थे, 50% ऑफ टाइम सेव और इनटू टाइम रेट कर लेते थे। मतलब जितना भी आपने टाइम बचाया उसका 50% पैसा आपका। मान लो एक काम को करने में 8 घंटे लगते हैं और आपने वो काम 6 घंटे में कर दिया, तो आपका टाइम सेव कितना है, 2 आवर्स का। आपने ऑपरेशन का पैसा बचाया, तो आपको पैसा तो 6 घंटे का दे रहे हैं, 6 घंटे इंटू आपको जो भी वो 20 रुपया मान लो देते हैं, प्लस क्या करेंगे, 2 घंटे का 20 रुपया का 50% वो आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। मतलब जो भी आप टाइम सेव करोगे उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो अब पॉइंट है सिर्फ 50% क्यों, क्योंकि बाकी 50% सुपरवाइजर के पास आता है, क्योंकि आपके टाइम बचाने में कहीं ना कहीं सुपरवाइजर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फायदा क्या है इस मेथड का, पहली बात तो टाइम गारंटीड है कि इतना पैसा एक्स्ट्रा काम करने पर एफिशिएंट रहोगे तो उतना काम मिलेगा, ठीक है। बट पीस रेट से कम है, क्योंकि ज्यादा आउटपुट होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। बट ये सिस्टम इक्विटेबल है, एम्प्लॉयर को डायरेक्ट रिटर्न मिलता है। बट कई एम्प्लॉयज जो गुस्सा हो जाते हैं कि 50% हमारा काट के और हमें पूरा पैसा चाहिए। जरा चेक करते हैं कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले तो देखो टाइम रेट कितना है, 60 रुपए का। टाइम अलाउट कितना है, 8 घंटे का। आपने कितनी देर में काम करा, 6 घंटे में, और टाइम सेव कितना हुआ, 2 घंटे का। तो हाल से बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, 50% सुपरवाइजर का बोनस होगा। तो आपको कितने घंटे का काम मिला, 6 घंटे इंटू 60। पहले तो 6 घंटे इंटू 60 प्लस 50% किसका, टाइम अलाउड का। टाइम अलाउड कितना है आपका, 8 घंटे, 6 घंटे आपने लिए इंटू 60 रुपए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को समझे, तो कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको करके बताता हूँ। 6 इंटू 60 और 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 2, और जब जीटी करा तो देखो 420 रुपए आते हैं। मैंने भी चेक करा, 420 रुपए ही बनता है उसका, ठीक है। तो अब अगर मैं वैसे बात करता कि अगर एम्प्लॉय कोई एफिशिएंसी से काम ना करे, वो 8 घंटे का पूरा अपना जो टाइम लेता है ले, तो 8 इंटू जब 60 करोगे ना, तो 8 इंटू 60 आता है 480 रुपए। तो अगर हम वैसे बात करें तो ये मेथड बेकार हो गया। लेकिन पॉइंट क्या होता है, ऐसे काम नहीं करता मेथड में। होता है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उनका रेट पर आकर बढ़ा दिया जाता है। मतलब उन्हें मिनिमम वेज 480 की तो मिलेगी, प्लस उन्हें ऊपर से अलग मिलता है। उतनी टेक्निकल बात अपने कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती, पर होता है कि प्रैक्टिकली कि उनका फिर रेट पर आ रही बदल देते हैं, क्योंकि आप एफिशिएंट एम्प्लॉय हो। तो ऐसे में जो इनएफिशिएंट है वो ज्यादा पैसा कमा जाएगा, तो इसलिए एफिशिएंसी वालों का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक। अगले पॉइंट पे बात करते हैं रोवन। अब रोवन ने क्या बोला, रोवन ने कहा 50-50% का मत चक्कर समझ नहीं आता भैया। रोवन ने सिंपल बात बोली। रोवन ने कहा कि एक काम करो, जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है उसे परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के लिए आप एक काम करो, एक फॉर्मूला बना लो। क्या फॉर्मूला बना लो, उसने कहा प्रपोर्शन बना लो। किसका, कि आपका कितना टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड कितना था। जरा देखो कितना परसेंट उसने जल्दी काम कर लिया। मतलब लेटर से कि उसने 6 घंटे का टाइम लिया और 8 घंटे का अलाउड था, तो 6 डिवाइड बाय 8 का परसेंटेज कितना होता है, 75%। कितना होता है, 75%। और 75% को टाइम सेव से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो उसने 5 घंटे लिए, तो 5 डिवाइड बाय 8% और बढ़ जाएगा, 62.5 हो जाएगा। उसने 7 घंटे लिए तो कम हो जाएगा। मतलब जितना वो टाइम बचा है उस अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो टाइम टेकन और टाइम अलाउड इनटू रेट पर आर फिर कर दो। मतलब बाकी सब वही है, डिफरेंस कहाँ आ गया, वहां 50% फिक्स था, यहाँ पर उन्होंने एक प्रपोर्शन कहा, हर एक वर्कर के लिए प्रपोर्शन अलग अलग कर दिया जाएगा। तो फुल प्रूफ सिस्टम है, वर्कर कैन नेवर डबल इट्स अर्निंग।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। एडमायरेबल है, इनकरेजिंग है बेटर रिजल्ट देने के लिए। इंसेंटिव वीक है क्योंकि यहाँ तो 50% फिक्स था, अब कई बार यहाँ कम भी हो सकता है 50 से। शेयरिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है, शेयरिंग प्रिंसिपल कई एम्प्लॉयज पसंद नहीं करते, वो कहते हैं पूरा हमको। तो टाइम रेट देखो 60 और टाइम अलाउड कितना है 8 घंटे का, टाइम टेकन है 6 और टाइम सेव्ड है 2। तो सेम कंसेप्ट है, देखो क्या करेंगे 6 इंटू 60 प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे टाइम सेव। कितना टाइम सेव किया हमने, टाइम सेव किया है 2 घंटे का, ठीक है 2 आवर का टाइम सेव किया है, इंटू टाइम टेकन कितना 6/8 इंटू 60 रुपए। ठीक, तो कितना हो गया जी 6/8, तो 6 डिवाइड बाय 8 इंटू 2 इंटू 60 रुपए, कितना हो गया 90 रुपीज। तो 360 प्लस 90, देखो यहाँ पे आपकी जो वर्निंग है ना वो बढ़ गई 450 रुपए, पीछे में 420 थी, तो इसीलिए थोड़ा रोवन को बेटर बोला जाता है इस मामले में। तो ये डिफरेंस है हालसे और रोवन के बीच में, जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ना। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें है बोनस पेड बाय हालसे इज 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इक्वल्स टू द बोनस पेड अंडर रोवन। ठीक है, तो स्टेटमेंट कब होल्ड गुड होगी, मतलब वो क्या कह रहा है कि कब ऐसा होगा कि जबकि हालसे और रोवन बराबर आ जाए। चलो हालसे और रोवन को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले बात करते हैं हालसे कैसे काम करता है। हालसे का जो, क्योंकि देखो दोनों के जो टाइम टेकन है वो तो दोनों की जो बेसिक वजह सेम आएगी, डिफरेंस आएगा खाली इंसेंटिव में। तो इंसेंटिव के बारे में जरा बात करते हैं। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट पर आर इनटू 50% इज इक्वल। अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर टाइम सेव्ड अपॉन टाइम कितना हमारा अलाउड, स्टैंडर्ड आर इनटू एक्चुअल आर, ठीक है, इनटू रेट पर आर। वो कह रहे हैं ये बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर होना चाहिए तो हम लोग इसको बराबर करने का हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दोनों अगर बराबर आ रहे हैं आप सब कुछ काट दो, तो ये और ये कट गया, ठीक, सीधी सीधी बात है। तो क्या रहा रहा ये, अगर मैं यहाँ पर ये और ये काट दूं, रेट पर आर को काट दूं, तो मुझे क्या मिलता है, जब एक्चुअल आर और स्टैंडर्ड आर अगर आपका 50% होगा तब दोनों बराबर है। बहुत ही छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन था। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। फिर बोला है कि टाइम अलाउड है 8 घंटे का, आर्ली रेट है 8 रुपए का, बोनस अर्न टोटल अर्निंग और आर्ली अर्निंग निकालनी है अंडर हाल से 50% ऑफ टाइम सेव के लिए, रोवन के लिए ईच आर सेव प्रोग्रेसिवली। तो उसने यहाँ पे बोला क्या, बोल ये रहा है कि अगर आप एक एक करके निकाल लो कि अगर 8 घंटे का सिलेंडर एक बार 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब हर बार आप देखो कि कितना उसका एक्चुअल आ रहा है और टाइम आर के ऑर्डर निकाल दो कि कितना कितना रेट आ रहा है। तो बड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने आपको दे दिया है, इसके अंदर वो कह रहे हैं अपने मन से आप एक बार एक्चुअल आर को सोचते चले जाओ और बेसिक वेज के अकॉर्डिंग उसको निकालते चले जाओ। तो बहुत सिंपल सी बात है, टाइम सेव पर हम लोग निकाल ही सकते हैं अपने आप, इससे बेसिक वेजेस भी निकाल आएंगी और बेसिक वेज हर बार बदलेंगी, इंटू 8 होगा तो 64 56 48 40 एंड सो ऑन। एक बार हालसे से निकाल दो, एक बार रोवन से निकाल दो। तो बड़ा सा क्वेश्चन दिया पर है ऐसा, ठीक जी। तो इसके बाद अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ जहां बोला कि एक स्किल्ड वर्कर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड का, गारंटीड वेज रेट कितनी बोली जा रही है 30 रुपीज पर आवर की, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 4 घंटे का। जो मिस्टर पी है वो मशीन मैन है, उसको वेजेस मिलती है रोवन इंसेंटिव प्लान में और इफेक्टिवली उसने 37.50 रुपए कमाए, टोटल मिलाकर 37.50 रुपए कमाए उसने। उसके बाद बोला जा रहा है अगर हाल से होता तो कितना कमाता। तो जरा पहले ये चेक करते हैं कि अगर वो रोवन में है तो रोवन उसका फॉर्मूला क्या होगा। मैं जरा पहले रोवन का आपके सामने फॉर्मूला रखता हूँ। रोवन का फॉर्मूला ये है कि एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर, पहले तो ये एक फॉर्मूला है रोवन का, एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर। प्लस में क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस में आ जाता है कि हमारे सामने स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर अपॉन स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर। ये हमारे सामने इसका एक फॉर्मूला पूरा जो खुल कर आ जाता है, ये पूरा खुल कर एक जो फॉर्मूला मेरे सामने आ रहा है। जरा हम चेक करेंगे क्या क्या बोला गया था कि 30 रुपीज से पर आवर का मिलता ही मिलता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 4 घंटे का, ये भी बात ठीक है भाई। तो जरा अगर मुझे पता है कि स्टैंडर्ड टाइम 4 घंटे का है तो मुझे क्या क्या यहाँ पर नहीं पता, 37.50 रुपए उसको मिले हैं, एक्चुअल आवर मुझे नहीं मिला, ये पता है उसको 30 रुपए मिलता है, ठीक है 30 रुपए मिलता है ना जी, हाँ जी 30 रुपए मिलता है। और स्टैंडर्ड आवर मुझे उसके 3 पता है, एक्चुअल आवर मुझे नहीं पता है, फिर ये 3 पता है, इंटू एक्चुअल आवर पता है, इंटू उसको फिर 30 रुपए मिलता है। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, मुझे उसके एक्चुअल आवर निकालने हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन से उसके एक्चुअल आवर निकाल लेता तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये 10 हो गया, ये आ गया 37.50 और 30 ऑफ AH प्लस 3 माइनस AH
इंटू AH। तो कुछ इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप उसके पूरे एक्चुअल आर निकाल सकते हो। एक बार आपको एक्चुअल आर मिल गया तो जी आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको सिंपली उठाकर यहाँ पर एक्चुअल को पुट कर देना। तो एक बस फॉर्मूला है छोटा सा, उसको आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। फॉर्मूला जहां सॉल्व हो गया आपका काम वहां पर खत्म हो गया। ठीक भाई, तो इतने काम को पहले आपने करना है। और 37.5 उसका इफेक्टिव आवर्ली रेट था, तो यहाँ पर एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा बस। ठीक है, तो जैसे आपने इसको एक्चुअल आर से पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आता है 37.5, यहाँ आता है 30, यहाँ आता है 3 माइनस एक्चुअल आर। तो अब तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा हो गया। आप एक्चुअल आर उसका कंप्यूट कर लीजिए। एक्चुअल आर मेरे हिसाब से यहाँ पर उसके जैसे ही निकाल आएंगे 3 घंटे के, और आपको बाकी बचे हुए काम में बस क्या करना है, आपको बाकी बचे हुए काम में उसको एक बार हाल से अकॉर्डिंग कंप्यूट कर देना है। तो ये एक और पॉइंट रहा हमारे सामने एक और क्वेश्चन का। तो आई होप क्वेश्चन आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल सा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टेक्निकल हमें जाने की जरूरत है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम पहले रिवीजन करने बैठे हैं, बेसिक पॉइंट पढ़ने बैठे हुए। तो जी, तो ये बात रही कि कैसे हाउजर ओवन का फॉर्मूला काम करता है, कैसे वेजेस कंप्यूट होती है, हमारा ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकलता है। जो अगला कंसेप्ट होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस का। कॉमन पैरेलल्स विद द टर्म वेजेस रिप्रेजेंट मॉनेटरी पेमेंट जो कि एम्प्लॉय रिसीव करते हैं रेगुलर इंटरवल पे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम लोग अगर ये बात करें तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर टू द कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, वेजेस जो हैं शुड बी टेकन टू आल्सो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आल्सो। मतलब कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में क्या क्या आएगा, जैसे पहले आता है मेडिकल फैसिलिटीज, फिर आता है एजुकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, हाउसिंग बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ सब्सिडीज है, कैंटीन। मतलब आप जो भी उनको अलग से बेनिफिट्स दे रहे हो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। ये बेनिफिट जनरली एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट देती है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ बेनिफिट कंपलसरी हो जाते हैं। Therefore, while computing wage cost per worker, monetary value of such non-monetary benefit को भी हम लोग को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। तो जो मॉनेटरी पार्ट ऑफ वर्कर रेम्युनरेशन आता है उसमें आता है वेजेस, डीए, ओवरटाइम, अदर स्पेशल अलाउंस, कोई भी प्रोडक्शन बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह सब कुछ आ रहा होता है। अब जरा पहले बात कर लेते हैं होता क्या। पहले बात तो देखो डीए क्या चीज होती है। डीए का मतलब होता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए आपको जो पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे चीजों के दाम बढ़ने लग जा रहे हैं तो आपको कितना हम लोग पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स के ऊपर आपकी जो सैलरी उसको बढ़ाया जा रहा है, डीए के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ओवर टाइम अलाउंस हमारी बात हो चुकी है, प्रोडक्शन अलाउंस पे क्या बात होती है, इसका मतलब होता है आप कितने एफिशिएंट हो। अब देखो एफिशिएंट का पे मतलब क्या है, कई बार तो लॉ में लिखा हुआ है। लॉ में क्या लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इंसेंटिव। अंडर द इंसेंटिव प्लान्स में क्या होता है, इंसेंटिव प्लान में बोला जाता है कि वर्कर इज एंटाइटल्ड टू कंपल्सरी बोनस ऑफ 8.33% या 100 रुपए जो भी ज्यादा हो। तो कंपोनेंट ऑफ वेजेस या वेजेस कॉस्ट फॉर कॉस्टिंग पर्पस कैसे निकाली जाएगी, इन एडिशन टू वेजेस इंक्लूडिंग अलाउंसेस एस डीए जो हम लोग अपने वर्कर को दे रहे होते हैं, फर्म कई बार एक खर्चा किसी और चीजों पर भी कर रही होती है, जैसे प्रीमियम टू ईएसआई हो गया, बोनस हो गया। वर्कर डज नॉट स्पेंड ऑल द टाइम फॉर विच ही इज पेड फॉर प्रोडक्टिव वर्क। दिस इज बिकॉज उसको वीकली हॉलिडे भी मिलता है, उसको लीव भी मिलती है, कुछ अनअवॉइडेबल आइडल टाइम भी होता है। क्वेश्चन ये है कि किस एक्सटेंट तक एडिशनल पेमेंट उसको दी जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय जो हम लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय कॉस्ट में चार्ज करें। मतलब कितना पैसा एम्प्लॉय कॉस्ट में चार्ज करना चाहिए, कितना पैसा एम्प्लॉय कॉस्ट में चार्ज नहीं करना चाहिए, ये मुद्दे की बात ही आ जाती है। ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट लेबर में तो जो हम लोग पेते हैं वो तो सीधा ओवरहेड में जाता है, प्रॉब्लम का है डायरेक्ट में। तो इन द केस ऑफ डायरेक्ट लेबर दो तरह के ऑल्टरनेटिव अपने पास रहते हैं। पहला क्या रहता है, उसको ओवरहेड में डाल दो, दूसरा क्या रहता है पर जॉब में डाल दो। ऑटोमेटिकली देन वो जो पेमेंट है वो चार्ज हो जाएगी उसके वर्क डन के अकॉर्डिंगली। कैसे काम होता है जरा पूरे खुल के बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे मुद्दे पर। जरा क्वेश्चन देखो, पूरा कंसेप्ट समझ। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये कहता है एक वर्कर है जिसको 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है, 2,000 रुपए पर मंथ का उसको एक डियरनेस अलाउंस मिलता है। वर्कर का कंट्रीब्यूशन है 10% का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सेम अमाउंट एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, 10% एम्प्लॉयर 10% एम्प्लॉय। ईएसआई है 6.5% का, जिसमें से 17.5% जो है 1.75% वो एम्प्लॉइज पे करते हैं। फर्म की प्रैक्टिस है कि 2 महीने की सैलरी वो बोनस के फॉर्म में प्रोवाइड करती है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने साल के, 300 ऑफ 8 आवर्स ईच। आउट ऑफ दिस वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव ऑन फुल पे, 15 दिन की उसको फुल पे की लीव भी मिलती है। कैलकुलेट वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस, वेज रेट पर आवर निकालना है, जरा चेक करते हैं। जरा पहले देखिए वेजेस कितनी है, 10,000 और 2,000 की वेजेस है तो कितनी होगी, 12,000 रुपए की वेज होगी इंटू 12 के 144 की पूरे साल की वेज आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि हम लोगों को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन निकालना है। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया प्रोविडेंट फंड देखो कितना है 10%,
जो प्रोविडेंट फंड में 10%, 14,400 हुआ। ईएसआई, अब देखो ईएसआई 6.5% पर 1.75% कौन पे करता है? एम्प्लॉइज। तो हमारा कितना हो गया? 6.5 माइनस 1.75, 4.75% हमारा रहा, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 144 डिवाइड बाय 100, मतलब कितना आ गया? 6840 आ गया। फिर आता है 2 महीने के बेसिक, अब जो हम लोग को बोनस देना, तो टोटल कितनी हमारी वेजेस निकाल। अब क्या करेंगे भाई? अब हम लोग को करना ये है कि जितने भी हमारे इफेक्टिव आर है उसको निकालेंगे। इफेक्टिव आर कितने कह रहे हैं? 300 दिन का दिन, हमारे 300 वर्किंग डेज थे, 8 घंटे का हमारा एक दिन का वर्किंग डे होता है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 285 डेज हो गए। इंटू 8 कर दीजिए, 2280 हमारे आर, सिंपली उठा के डिवाइड कर दीजिए 2280 को, ये आपको मिल गया आपका वेज रेट पर आवर। मतलब जो पेड लीव्स होती हैं उनको हम लोग को कॉस्ट का ही पार्ट बनाना पड़ता है, जैसे हम लोग नॉर्मल अडल टाइम में करते थे वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब आता है हॉलिडे और पे, हॉलिडे एंड लीव वेजेस। देखो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। कैसे काम करेगा? बेसिक पे डीए फ्रिंज बेनिफिट आपको दिए, नंबर ऑफ आपको डेज दिए गए 20, 20 डेज हॉलीडेज फुल पे हैं, तो पूरी की पूरी कॉस्ट वैसे निकाल लीजिए। आपने उठा के तीनों को जोड़ा, आपका ये आ गया 1,68,000, और आपने इसको किससे डिवाइड कर दिया? 300 माइनस 20, ये आ गया 280 दिन का आपका टाइम है, और 8 घंटे का आपका डे होता है, तो 280 इंटू 8 ये हो गया 2240। उठा के डिवाइड कर दीजिए इसको, 1,68,000 डिवाइड बाय 2240, 75। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। देन कम नाइट अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस। अगर आपको कोई नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा करवाई जा रही है, सिंस एक्स्ट्रा पेमेंट कोई, देखो जैसे डे शिफ्ट वैसे नाइट शिफ्ट, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती है, आपको नॉर्मल ओवरहेड का ही पार्ट है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ये कैसे काम करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, टोटल एस्टिमेटेड मॉनेटरी बेनिफिट जितने थे डिवाइड कर दो आप किससे? हमारे बजटेड नॉर्मल माइनस नॉर्मल रेट, मतलब पर आवर का रेट क्या था। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये ओवरहेड चैप्टर से रिलेट करता है, तो वहां पर आकर पूरी बात दोबारा ही करनी है, तो इस वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करके आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी? अगर टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑन जॉब इक्वल और लेस स्टैंडर्ड टाइम से, उसे बुलाते हैं एफिशिएंसी। अभी अभी ऊपर निकालते हुए आए, कैसे निकलता है? आपको कितना टाइम अलाउ किया गया था? मान लो आपको टाइम अलाउ किया गया था 8 घंटे का, और आपने वो काम 6 घंटे में कर दिया, तो 8 डिवाइड बाय 6 इंटू 100, आप 133.33% एफिशिएंट हैं। कोई भी पर्सन 100% के ऊपर अगर जाएगा तो वो एफिशिएंट कहलाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? आप स्टैंडर्ड टाइम पहले तो कंप्यूट कर लो कितने का आपका स्टैंडर्ड टाइम बनता है। फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम, और जो फिर सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा? आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी मेजर करनी वर्कर की, फिर आपको एफिशिएंसी रेटिंग अपनी मिल जाती है। अब एफिशिएंसी रेटिंग बढ़ाने का फायदा क्या होता है? पहले भी बात हुई थी, एफिशिएंसी जितनी ज्यादा एफिशिएंट हो उतनी ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगी। तो टेलर के डिफरेंशियल सिस्टम में जैसे बोला गया कि 83 से लेकर 100 तक आपकी एफिशिएंसी रहती है, हालांकि यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है, पर बोला जाता है कि 83 से 100 तक हो सकती है, पीस रेट में 125% के ऊपर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो एफिशिएंसी रेटिंग जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा आपको पर आवर आपका पर यूनिट का पर रेट बढ़ा दिया जाता है। ये बजटेड प्रोडक्शन 3480 है, प्रोडक्ट आपका 4000 का, स्टैंडर्ड टाइम आपको अलाउड दिया हुआ है। It is further worked that the efficiency rating for a productive hour worked by direct worker actually manufacturing में 80% है, ठीक है, इस 80%। Then exact standard hour employee can be required as follows। मतलब अगर हम ये बोले कि आप 80% तक एफिशिएंट है तो आवर्स कितने होने चाहिए? बजट प्रोडक्शन हमारा अगर 3480 का, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर प्रोडक्ट कितने हैं? 5, तो ये काम कितने घंटे में हो जाना चाहिए? अगर आप कहते हो 1 घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए, या 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं, स्टैंडर्ड अलाउड पर प्रोडक्ट कितना है? 5 घंटे। आप कहते हो मुझे 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं और मुझे 3840 यूनिट्स बनानी है, तो आपको कितने घंटे लग गए? 3840 इंटू 5 कितना लग गया? 19,000 आपके 200 घंटे। 3840 इंटू 5, ठीक है। ये आपके आगे कि आपके कितने आवर्स आपको अलाउड होने चाहिए। 3480 कर लेते हैं, बुक से मैच करते हैं। 3480 इंटू 5, तो 3480 इंटू 5 मैंने किया तो 17,400 घंटे आपके लगने चाहिए, स्टैंडर्ड आ रहे थे। इसके बाद क्या करते हैं जी? हम अब ये देखते हैं कि आपको टाइम लगा कितना। अब अगर आप कहते हो प्रोडक्ट ए में इतना और प्रोडक्ट बी में जरा चेक करते हैं 4000 इंटू 4, तो 16,000 आवर्स लगनी चाहिए। मतलब टोटल कितना लगना चाहिए? 17,400 और 16,000, ये आपका टाइम लगना चाहिए। 33,400 आवर्स आपके लगने चाहिए।
अब पॉइंट क्या है कि आप एफिशिएंट कितने हैं। तो एफिशिएंसी अभी कैसे निकाली है हमने ये देखा कि आपके स्टैंडर्ड आवर कितने थे और एक्चुअल आवर कितने थे, 200। अगर आप कहते हो 80% एफिशिएंट हो तो आपको 33,400 घंटे स्टैंडर्ड आवर थे अपॉन एक्चुअल आवर इनटू 100, तो आपके एक्चुअल आवर्स हम यहाँ पर कंप्यूट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे। अगर आप ये कहते हो कि आपके स्टैंडर्ड आवर इतने के चल रहे थे तो आप कितने परसेंट एफिशिएंट रहे, यहाँ पर हम ये बात को निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी रेशियो अगर 80% है तो स्टैंडर्ड एम्प्लॉय आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 100% एफिशिएंसी, ये काम कितनी देर में हो रहा है, अभी 80% पर हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड एम्प्लॉय एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स अगर आप 80% एफिशिएंसी पर 33,400 आवर्स से काम करोगे तो 100% एफिशिएंसी पर आपको कितने आवर्स होने चाहिए, 33,400 डिवाइड बाय 80%, दैट इज 41750, आपके 100% एफिशिएंसी पर आवर्स होने चाहिए। तो ये पॉइंट रहा कि एफिशिएंसी कैसे तय करी जाती है और ये उसका तरीका है। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम आपने कितना लिया, जो हमने ऊपर बात करी थी। फैक्टर्स इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के कितने होते हैं, ये तो खैर बहुत छोटी सी बात है, इस पे ये तो खाली आप एक रीड करके भी इसको जाने दे सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब जो चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट आता है वो आता है एम्प्लॉय टर्न, इसके बारे चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी तक अगर वीडियो पर है तो आखिरी पार्ट को देख कर वीडियो को बंद करेगा क्योंकि बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है आखिरी वाला भी। एम्प्लॉय लेबर या हमारा जो टर्नओवर की कॉस्ट होती है, इसका मतलब क्या होगा। टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोग काम छोड़कर चले गए, सबसे पहली बात। तो एम्प्लॉय टर्नओवर या एम्प्लॉय लेबर एक ऑर्गेनाइजेशन में रेट ऑफ चेंज होता है कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय वर्कफोर्स का स्पेसिफाइड पीरियड के टाइम पर। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड या यूजुअल जो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर इंडस्ट्री में चल रहा होता है कि वो हम लोग लेते हैं पास पीरियड का, मतलब कितने जल्दी लोग चले जाते हैं। हम लोग पहले तो इस बात में बात करते हैं कि कितने लोग काम छोड़कर चले जाते हैं पूरी इंडस्ट्री में। इसको मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड या फिर फ्लक्स मेथड। पहले बात करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड पे। ये मेथड कंसिडरेशन में लिया जाता है एक्चुअल रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पर्सन लिविंग द ऑर्गेनाइजेशंस। कैसे काम करेगा, पहला तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो रिप्लेस्ड हुए ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। कितने लोग को हमने काम से हटाकर उनकी जगह दूसरे लोग लेकर आए, डिवाइड बाय कितने लोग एक्चुअली उस टाइम काम पर थे। अब जो नए एम्प्लॉयज यहाँ पर एक्सपेंशन में, मतलब हमने काम बड़ा किया और नए एम्प्लॉयज आए, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा आता है सेपरेशन मेथड, कितने एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे काम छोड़कर चले गए, पूरे पीरियड में कितने लोग हमारे यहाँ पे काम छोड़कर चले गए, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे ऑन रोल आए। फिर तीसरा आता है फ्लक्स मेथड, कितने लोग काम छोड़कर गए प्लस कितने लोग हमारे रिप्लेस हुए, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, कितने लोग काम छोड़कर चले गए प्लस कितने लोग हमारे यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज में नए लोग रिप्लेस हुए, डिवाइड बाय हमारा एवरेज नंबर। तो इसमें क्या आता है, इसमें देखो सेपरेशन और रिप्लेसमेंट दोनों को लिया जा रहा है। सेपरेटेड कितने चले गए, कितने रिप्लेस हुए। अब हम लोग जब इनके ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर इसको निकालने के देखो एक और तरीका क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पे कोई नए रिक्रूट्स भी आ रहे हैं, कई बार क्या होता है फ्लक्स मेथड को हम लोग और भी एक्सप्रेशन से भी बढ़ा सकते हैं। एक तो सेपरेट और रिप्लेस हो गया, दूसरा होता है सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग, तीनों को जोड़ लेते हैं, या फिर सेपरेशन और एक्सेशन। अब एक्सेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेशन का पर मतलब होता है कि कितने रिप्लेस्ड और न्यू ज्वाइनिंग कितने हुए हैं, दोनों को हम लोग क्या बोलाते हैं, एक्सेशन बोलाते हैं। अब एम्प्लॉय टर्नओवर का रेट यहाँ पर क्या हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, 365 जितना भी रेट आ रहा है, बेसिकली आपको उसको निकालना है कितने दिन में एम्प्लॉयज चले जा रहे हैं। चलो जरा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पूरी बात को समझने के लिए अच्छे से। तो अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड ने कंप्यूट करा है एक एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर रेट 31 मार्च 2020, 10%, 5%, 3% का रिस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मेथड। अगर नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड जो हमारे थे क्वार्टर में वो 30 थे, तो बताओ कितने नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास टोटल थे। ठीक है, रिटर्न एंड जॉइंट, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज और इक्विवेलेंट। तो जरा इसको चेक करना शुरू करेंगे। पहले तो क्या बोला गया, मुझे बोला गया फ्लक्स मेथड के अंदर, तो देखो फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या था, सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है जी, तो हम लोग अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो पहला बोला गया मुझे कि हमारे पास 5% जो हमारे एम्प्लॉय थे वो हमारे रिप्लेसमेंट में थे और 10% एम्प्लॉय मेरे फ्लक्स में थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पे डाला 10/100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ
वर्कर्स। ठीक है, 100 को मैं यहाँ ले गया हूँ। ठीक है जी। अच्छा, रिप्लेसमेंट कितने की थी? 30 की थी। तो मैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तो यहाँ से निकाल ले सकता हूँ, ये 30 है अपॉन 10 इंटू 100, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मुझे मिल गए। कितने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मुझे मिल गए? 300। देखें जी कितने आ गए, यहाँ पर आ गए। कितने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर है? फ्लक्स, ओके, फ्लक्स में 5% था, माय अपॉलॉजीज, फ्लक्स में 5% है। ठीक है, 5% है, तो यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर कितना आ गया जी? 600। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आर 600। अच्छा, अब दूसरे में बात करते हैं। अगला क्या बोला गया? सेपरेशन मेथड 3% है, तो ठीक है जी, पहले जरा सेपरेशन निकाल लेते हैं कितना था। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, नंबर ऑफ वर्कर्स separated upon average number of workers 3/100। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड आ जाएंगे 3/100 ऑफ 600, 18 आ गया। तो रिप्लेस्ड, और आपको पता है रिप्लेस्ड कितने थे? रिप्लेस है 18, और आपको पता है कि हमारे जो इसके अलावा जो सेपरेटेड हैं, रिप्लेस है हमारे, सेपरेटेड हमारे 18 और रिप्लेस हमारे 30। अब क्या निकालना है? फ्लक्स मेथड। तो फ्लक्स मेथड के अंदर 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो सेपरेशन आता है, एक तो आता है सेपरेशन, एक आता है रिप्लेसमेंट, एक आता है नंबर ऑफ न्यू जॉइनिंग। ठीक, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ न्यू जॉइनिंग। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा? सेपरेशन है 30, ठीक, और रिप्लेसमेंट 18, और न्यू जॉइनिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अभी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 600, और ये किसके बराबर है? ये है 10% के। तो इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे 60 माइनस कर दिया 48, तो न्यू जॉइनिंग मेरे पास कितनी आती है? 12 आ जाती है। न्यू जॉइनिंग जो आ रही है मेरे पास, वो आ जा रही है, रिक्रूटेड एंड जॉइन में आ जाते हैं 12। न्यू जॉइनिंग आ गई 12। निकालने का एक और तरीका होता है एक्सेशन के थ्रू भी, पर आपको इससे भी आराम से आपका आंसर आ जाए। तो ये हम लोग के सारे आंसर्स निकाला है, कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। अब क्या कॉजेज होते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर? एम्प्लॉय टर्नओवर आकर होता क्यों? पहले तो होता है पर्सन कॉज, कुछ पर्सन रीजन है, काम छोड़ के चले गए। दूसरा होता है अनअवॉइडेबल कॉजेज, हमारे हाथ में नहीं था पर वो काम छोड़ के चले गए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तीसरा होता है अवॉइडेबल कॉज, मतलब हम रोक सकते थे। तो पर्सनल कॉज में क्या हुआ? एम्प्लॉय काम छोड़ रहा है बेटरमेंट के लिए, बूढ़ा हो गया है, बीमार पड़ गया, काम छोड़ रहा है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डिसकंटेंट है ओवर द जॉब, मतलब काम में मन नहीं लग रहा, वर्किंग एनवायरनमेंट उनका खराब है। फिर आता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर है, ब्लैक मार्केट है, भैया काम हमारा चल नहीं रहा है, तो एम्प्लॉयज काम छोड़ के जा रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। प्लांट की लोकेशन में चेंज हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं वहां पे काम नहीं करने आ पाएंगे। डिसेबिलिटी है वर्कर की, वर्कर अनफिट है, और डिसिप्लिनरी मेजर्स भी हो सकते हैं, कुछ वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे तो हम उनको हटा दिया। तो अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? ये हमारी गलती थी। पहला, काम से खुश नहीं है, पैसों से खुश नहीं है, वर्किंग आवर्स से खुश नहीं है, वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, या फिर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है मैनेजमेंट से रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, रिक्रिएशन अच्छा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, पेज पे आप पैसे आप बहुत कम दे रहे हो, अलाउंस आप बहुत कम दे रहे हो। नुकसान क्या होता है जब कोई वर्कर काम छोड़ के जाता है? तो हमें क्या नुकसान झेलना पड़ता है? पहली बात, हमारा जो इवन फ्लो ऑफ वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नए लोग हैं, नए काम सिखाना पड़ेगा। नए वर्कर की प्रोडक्टिविटी हमेशा बहुत कम होती है कंपेरेटिवली पुराने वर्कर के मुकाबले। एक्सपीरियंस वर्कर की तो बट एक्सपीरियंस वर्कर भी बहुत लो काम करता है। इसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और इंडक्शन, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। नए वर्कर को हम लोग को ब्रेकेज टूल्स वगैरह ज्यादा होता है, और कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग इंक्रीज हमारी बढ़ जाती है। लेबर टर्नओवर, दो तरह की लेबर कॉस्ट होती है। पहले होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लोएस्ट एज पॉसिबल रखी जाती है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ मेडिकल बेनिफिट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, कॉस्ट हम इंकर करें एम्प्लॉयज के वेलफेयर लाइक पेंशन के लिए, कॉस्ट ऑफ अदर बेनिफिट जिनका ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयज को रिटेन करने का। प्रिवेंटिव कॉस्ट का पर मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जिसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है? मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयज को। हम लोग उनको वेलफेयर वगैरह पे उनके ध्यान दे रहे होते हैं कि उनके पेंशन ज़्यादा उनको दी जाए, या फिर हम लोग अपने एम्प्लॉयज के और कोई खर्चा करते हैं उनको खाली रोकने के लिए। प्रिवेंटिव कॉस्ट ही होती है, उनको रोकने की कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब कोई वर्कर चला गया तो देखो जो कॉस्ट है वो तो हम लोग को झेलनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉय जब अपने ट्रेनिंग पूरी लेके चले जाते हैं, तो अब जो नया जो एम्प्लॉय आता है वो कोई तरह की कॉस्ट इंकर होती है। पहले तो उसको रखने की कॉस्ट, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट, फिर जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ तोड़े फोड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सामान खराब करेगा, उन सबकी कॉस्ट, उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से, तो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
तो इसके बाद हम लोग को क्या बोला गया, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड इस बात के लेके परेशान है कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर फैक्ट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। एक आइडिया है कि द प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर, पिछले साल की सेल्स से 83,03,300 की, पीवी रेशियो था 20% का। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्क पर डायरेक्ट एम्प्लॉय थे 4.45 लाख के। एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय इंकार्स में 30,000 वो थे जो नए रिक्रूट्स को काम कराने पे हुआ, जिसमें से आधे अनप्रोडक्टिव थे, मतलब 15,000 घंटे बेकार के थे। एज अ रिजल्ट ऑफ डिलेज और पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग वैकेंसीज, 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर हमारे हो भी गए, 1 लाख प्रोडक्टिव और हम लोग और मिल सकते थे। इसके अलावा इतने हमें खर्चे करने पड़ गए। तो कह रहे कितना नुकसान हुआ असल में, तो जरा चेक करते हैं। 4,45,000 टोटल आते, 15,000 प्रोडक्टिव है, 4,30,000 के हमारे एक्चुअल प्रोडक्टिव आते। इसमें 1 लाख के और हमारे अनप्रोटेक्टेड ट्रेनिंग आते 15,000, मतलब ये इतने तो हमारे बेकार हो गए। तो सेल्स वैल्यू कितनी है आपकी, 83,03,300 की आपकी सेल्स वैल्यू है, 4,30,000 घंटे की है, और 1,15,000 घंटे आपके खराब हुए, तो बेसिकली 22,20,650 घंटे ऐसे आते हैं जो हमारा लॉस ऑन कंट्रीब्यूशन हमारा कहलाएगा, और 20% आप कहते हो इसमें हमारा नुकसान है। 444,130 इतने का आपका प्रॉफिट बेकार हुआ, 20% का हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो एक तो ये नुकसान हुआ, प्लस जो आपके इतने खर्चे हुए, ट्रेनिंग कॉस्ट आपके जो खर्चे हुए, तो ये टोटल हमारा प्रॉफिट फॉरगॉन आया। इतना हमारा पैसा जो है वो बर्बाद हो गया, इतना पैसा हमारा खराब हो, खाली लेबर के काम छोड़ के जाने, उनको नए लेबर को ट्रेन करने में। यहां पर अगर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अब क्या बचा, समरी। एक बार देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। पहला, इंप्लॉय कॉस्ट क्या होता है। दूसरा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था आइडल टाइम क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, टाइम कीपिंग क्या होता है, टाइम बुकिंग क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, एम्प्लॉयड लेबर टर्नओवर क्या होता है, जिसमें आते हैं हमारे सामने ये मेथड कौन कौन से, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, फ्लक्स। फिर मैंने आपको कहा था कि आप उसमें बढ़ा भी सकते हो फॉर्मूलाज को, न्यू जॉइनिंग वाले। उसके अलावा हो सकते हैं एक्सेशन, जिसमें हम लोग दोनों को, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को जोड़ देते हैं। फिर टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेट पीस वर्क क्या होता है, हाल से रोमन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो बच्चों ये हमारा पूरा चैप्टर था लेबर का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, डू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में।